जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। आपको आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। जी अमर, मैं आपको क्लियरली सुन पा रहा हूँ। ओके सर, फिर आज हम अपने सेशन का आगाज करते हैं सर। स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है डियर स्टूडेंट्स? जी सर, आ रही है। चलिए जी, ठीक हो गया। तो आज हम बिजनेस स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्कस करेंगे और फिर आपकी सोल प्रोप्राइटर की जो है वो रजिस्ट्रेशन होगी। कल वाली क्लास में हम जो है वो कवर करेंगे पार्टनरशिप और कंपनी को इंशाल्लाह। कारोबार। कारोबार क्या होता है? एनी लॉफुल एक्टिविटी फॉर, किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। क्या कहलाता है वो? कोई भी कानूनी काम जिसको आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए करें, क्या कहलाता है? बिजनेस। बिजनेस, कारोबार। बाय एक्टिविटी, बाय नेचर ऑफ एक्टिविटी की वजह से कितनी तरह का होता है? तीन तरह का। या आप क्या करते हैं कारोबार में? यहाँ आप क्या करते हैं? गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। बनाते हैं। या आप क्या करते हैं? सेल करते सर्विसेज देते हैं। गुड्स जो होते हैं, या आप बनाकर बेचते हैं या आप खरीद कर बेचते हैं। जो बनाकर बेचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर। और जो खरीद कर बेचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ट्रेडर। ट्रेडिंग। तो कारोबार कितनी तरह के हुए बाय नेचर? तीन। कितनी तरह के हुए? तीन तीन। तरह के मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज। सर्विस। इसके अलावा कोई कारोबार है तो बताएं। इसके अलावा कोई कारोबार है? सर ये होगा। ट्रेडिंग सर्विस का पार्ट नहीं बनेगी सर? गुड्स में डील करते हैं ना। गुड्स टेंजिबल होते हैं, सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं। कोई चौथा कारोबार है के वर्सेस नेचर? कोई चौथा कारोबार सोचें। हाँ, चौथा कारोबार मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। लेकिन वो लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल। सर ये जो मीडियोकर होते हैं बीच में, वो ना कुछ बना रहे होते हैं ना कुछ, वो जो मीडियोकर होते हैं सर। मिडिल मैन जो होता मीडियोकर है, मिडिल मैन। आती जो होता है सर, ट्रेडर आती होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर वो होते हैं, ना डीलर होते बनाए। हैं, डीलर होते हैं। ये क्या कर रहे होते हैं? भी सर्विसेज दे रहे हो। ट्रेडिंग। एक मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करेगा? वो जहां तो चीजें खुद बेचेगा, यहाँ वो दूसरा तरीका है, उसके पास क्या है, वो होलसेलर को बेचेगा। फिर होलसेलर किसको बेचेगा? रिटेलर को बेचेगा। और रिटेलर किसको बेचेगा? एंड यूजर को। सर ये जो एग्रीकल्चर में होगा, ये किस 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 में आएगा सर? एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर क्या में करते जो। हैं? मैन्युफैक्चरिंग ही करते हैं ना। आप बीज बोते हैं और फसल को आते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ प्रोसेस में जी। से गुजरते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में ना। सही। ठीक। तो ये होलसेलर और रिटेलर क्या कर रहे होते हैं? ये चीजें मैन्युफैक्चर से लेते हैं और एंड यूजर को दे देते हैं। ये क्या कर रहे होते हैं? ये कौन होते हैं? ट्रेडर्स होते हैं ना। तो होलसेलर क्या करता है? थोक के हिसाब से चीजें बेचता है। और रिटेलर क्या करता होता है? परचून वाला। ऐसा ही है? सही लिख रहा हूँ? जी सर। जी सर। तो ये हमने कारोबार किस परस्पेक्टिव से पढ़े? नेचर ऑफ एक्टिविटी की।
बुनियाद नेचर पे। ऑफ एक्टिविटी की वजह से। अभी हम कारोबार की कोई और किस्म पढ़ रहे हैं, किस परस्पेक्टिव से? कानून की नजर से। कानून की किसकी नजर से? किसकी नजर से? लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से। कि कानूनी तौर पे कारोबार करने के कितने लीगल मोड्स होते हैं, कानूनी तौर पे कारोबार करने के कितने फॉर्म्स होते हैं, क्या कहते हैं? लीगल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले कौन सा है? सोल प्रोप्राइटरशिप। मैन्युफैक्चरिंग, क्या है सबसे पहले? क्या है? प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा क्या है? प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। और तीसरा क्या है? कंपनी। ये क्या है? ये क्या है? लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस, कानूनी तौर पे काम करने के तरीके। लीगल फॉर्म्स ऑफ, ये क्या है? लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेसेस। सबसे पहले कौन है? सोल प्रोप्राइटरशिप। अकेला आदमी, वन मैन, अकेला बंदा कारोबार कर रहा होता है, उसी की जेब से पैसा लगा हुआ होता है उसमें, वो अपना ही जेन से फैसले कर रहा होता है, फिर उसको किसी के साथ प्रॉफिट शेयर करने की जरूरत नहीं होती। फिर उसकी लायबिलिटीज क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं। क्या होती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में? लायबिलिटीज क्या होती हैं? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब ये है कि अगर आपके सर इसमें बर्डन ऑफ फेलियर जो है वो इसी सोल प्रोप्राइटर के ऊपर आएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब ये हुआ। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अगर बिजनेस, इंडिविजुअल बिजनेसमैन के बिजनेस ऑब्लिगेशन बढ़ जाते हैं उसके बिजनेस असासों से। क्या कह रहा हूं? अगर उसके कारोबारी वाजबात, उसके कारोबारी वाजबात बढ़ जाते हैं उसके कारोबारी असासाजात से। किससे? ऑनर इक्विटी से। ऑनर इक्विटी से अगर लायबिलिटी बढ़ जाती है तो आपको क्या होगा? आपके पर्सनल एसेट्स भी क्या होंगे? आपके पर्सनल एसेट्स भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यूज ऑफ पर्सनल एसेट्स टू पे ऑफ बिजनेस ऑब्लिगेशन। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? अनलिमिटेड लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? सर यहाँ पे क्वेश्चन था। अभी रुक जाओ। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? सर क्वेश्चन, इस कंसेप्ट को कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होती है पर्सन की? सोल प्रोप्राइटरशिप की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। जी आप क्वेश्चन बताइए क्या था? सर हम बात कर रहे हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी की। अनलिमिटेड से बात अनलिमिटेड है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसके पास कुछ एसेट है, एक प्लॉट है, तो वो उसका लॉस है ना रिकवर करने के लिए उनका उसके प्लॉट को उसने सेल करके ना रिकवर कर लिया। ये कहीं ना कहीं एक लिमिट नहीं शो कर रहा कि एक बंदे के पास अगर कुछ एसेट उसके नाम पे है तो देन उसको सेल करके जो है ना वो किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये लिमिट नहीं लगा रहा सर। और दूसरा ये था कि अगर मिसाल के तौर पे एक बंदे के लॉस बढ़ गया और उस जो ऑनर है उसकी प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है उसके नाम के ऊपर ना, तो देन फिर क्या होगा सर? उस लॉस को कैसे रिकवर किया जाएगा?
फिर एक इंसॉल्वेंसी का लॉ है 1912 के एक्ट के खिलाफ, उसके मुताबिक इन प्रोसीडिंग्स होंगी। क्या होंगी? इंसॉल्वेंसी का एक्ट है 1912 का, उसके मुताबिक ट्रीटमेंट्स होगा। ये मैं किसकी बातें कर रहा हूँ? अगर आपके कारोबारी असासाजात, कौन से असासाजात? कारोबारी ऑब्लिगेशंस आपके बढ़ जाते हैं आपके कारोबारी असासाजात से, तो फिर आप किस तरफ आएंगे? फिर आप आएंगे पर्सनल एसेट्स की तरफ। उससे पहले ऐसा नहीं होगा। क्लियर जी? ओके जी प्लीज प्रोसीड। जिनको जी क्वेश्चन सर। का एड्रेस हो गया? फहीम साहब समझ आ गया पॉइंट आपको? जी सर। थैंक यू। अच्छा, फिर सोल प्रोप्राइटरशिप की और फीचर्स क्या होती है कि कोई इसको पर्टिकुलर लॉ डील नहीं करता। इसको डील करने के लिए कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है। आपने क्या करना होता है? इसको कोई किसी पर्टिकुलर लॉ के तहत नहीं इसे डील किया जाता है। अब हमने सोचना है कि हमने एक सोल प्रोप्राइटरशिप कैसे बनानी है। क्या करना है? हमने एक सोल प्रोप्राइटरशिप को एस्टेब्लिश कैसे करना है? बहुत ही आसान तरीका है। आपने क्या करना है? जस्ट क्या करना है? जस्ट अपने एनटीएन के ऊपर क्या करना है? बिजनेस नेम ऐड कर देना है। क्या करना है? क्या करना है? नेम ऐड कर अपने देना है एनटीएन आपको, के ऊपर अपना बिजनेस नेम ऐड कर देना है। पर्सनल आप क्या? एनटीएन पे। और कौन से भाई, बंदा एक ही है तो और कौन से एनटीएन होगा? पर्सनल एनटीएन ही होगा ना। जब बंदा ही एक है तो और कौन सा एनटीएन होगा? बंदे के एनटीएन होगा ना दोस्त। हमने क्या करना है? उस पर्सन के एनटीएन के ऊपर नेम ऐड कर देना, तो हमारा क्या बन जाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप एस्टैब्लिश हो जाएगी। अब क्या करते हैं? इस एनटीएन को देखते हैं। जब आपके पास पर्सन आएगा, आप वो कहता है कि मेरा बिजनेस नेम ऐड करते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? उसका देखेंगे कि उसका एनटीएन बना हुआ है या नहीं। क्या करेंगे? उसका एनटीएन बना हुआ है या नहीं। तो आप कहाँ आ जाएंगे? आप कहाँ आ जाएंगे? आप आ जाएंगे आरएस पोर्टल के ऊपर। कहाँ आ जाएंगे? आप आ जाएंगे आरएस पोर्टल के ऊपर। तो आरएस पोर्टल के जब आप नीचे आएंगे rs.fbi.gov.pk के ऊपर, तो स्क्रॉल करते हुए कहाँ आएंगे? ऑनलाइन वेरिफिकेशन के ऊपर। जब आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे आपके पास एक टैब क्लियर हो रहा होगा, टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी। कौन सी इंक्वायरी? टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी। आप टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी के ऊपर लिखेंगे, क्लिक करेंगे और देखेंगे कि क्या इस बंदे का एनटीएन बना हुआ है या नहीं। अच्छा, आप क्या करेंगे? उस टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी के ऊपर आएंगे, ये पैरामीटर टाइप में लिखेंगे सीएनआईसी नंबर, और रजिस्ट्रेशन में आप उसका सीएनआईसी नंबर टाइप कर देंगे और फिर ये कैप्चा एंटर कर देंगे। तो आपको क्या करेगा? ये बताएगा कि आपका एनटीएन क्या हुआ। आपको वेरीफाई करके देखा कि आपका एनटीएन बना हुआ है या नहीं बना हुआ। अच्छा, जब आप ये इस तरह चेक करेंगे, तो आपके सामने क्या ये वेरिफिकेशन में क्या लिखा हुआ आ रहा है बराबर में? क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? नो रिकॉर्ड नो रिकॉर्ड फाउंड। तो इसका मतलब कि इसका एनटीएन क्या हुआ है? नहीं बना हुआ। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब इसका? कि कोई एनटीएन नहीं बना इसका। हाँ, इसका पेड एनटीएन नहीं बना हुआ। तो अब हमने क्या करना है? इसका एनटीएन बनाना है। बनाना क्या करना है? एनटीएन बनाना है। नंबर एक। एनटीएन बनाने के लिए कहाँ जाएंगे आप? इससे आईआरएस के पोर्टल के आएंगे और जहाँ पे आपको एक टैब नजर आ रहा होगा, ये वाला नजर आ रहा है। अभी आपको क्या रिजल्ट मिले थे? अभी आपको रिजल्ट मिले थे नो रिकॉर्ड फाउंड। ऐसी सूरत में हमने इसका एनटीएन बनाना है।
ऐसी सूरत में हमने क्या करना है, उसका एनटीएन बनाना है। तो एनटीएन बनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर। किसके ऊपर, किसके ऊपर, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाएंगे। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए एनटीएन बनाने जाएंगे तो आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए, आपके पास सबसे पहले आपके पास उस पर्सन का क्या नंबर होना चाहिए, सीएनआईसी नंबर, सीएनआईसी होना चाहिए। फिर इस सीएनआईसी के ऊपर उस पर्सन का क्या होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। फिर आपके पास तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, आपके पास उस पर्सन का ईमेल आईडी होना चाहिए। कितनी चीजें हैं आपके पास, 1, 2 और 3। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो आपका मोबाइल नंबर है, ये लाजमी तौर पे आपके सीएनआईसी के अगेंस्ट क्या हुआ हो, रजिस्टर्ड हुआ हो। एंटीन बनाने के लिए आपको क्या चीजें चाहिए, सीएनएससी, मोबाइल, ईमेल, हाँ, मोबाइल नंबर भी क्या होना चाहिए, सीएनआईसी के अगेंस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड हो। तो आप ये तीनों चीजें लेके आप किसके ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर। किसके ऊपर, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का टैब ओपन होगा। ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा, इसमें आपने देखेंगे जहां जहां आपको स्टेरिक्स लिखे आ रहे हैं वो फिल करना मैंडेटरी है, और जहां जहां आपको स्टेरिक्स नहीं लिखे हुए आ रहे उन फील्ड्स को फिल करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन स्टेरिक वाले फील्ड्स को फिल करना क्या है, मैंडेटरी है। और जो स्टेरिक्स वाले नहीं है इनको फिल करना क्या है, ऑप्शनल है। अच्छा, अब आप इसको फील्ड में अपने वहां से डाटा लेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, उसका सीएनआईसी नंबर लिखेंगे जो कितने का होगा, 7 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6 5 का। फिर आप क्या करेंगे, सीएनआईसी नंबर रिपीट करेंगे इस तरह। अच्छा, फिर आप उस पर्सन का नाम लिखेंगे। जब नाम लिखेंगे तो उसके आगे सामने लिखा होगा इसका प्रीफिक्स क्या है, आप यहाँ पर लिख लें मोहम्मद। फिर यहाँ पे उसका नाम एंटर किया जाएगा, मोहम्मद। मिडिल नेम है तो एंटर कर दें, अगर नहीं है तो यहाँ पे रहने दें। मैं अभी कर रहा हूँ मोहम्मद अली। अच्छा, फिर आपने क्या कर देना है, उसका करंट सर्विस प्रोवाइडर, आपने उसका मोबाइल नंबर देना है। किस फॉर्मेट में एंटर करना है आपने उसका मोबाइल नंबर, 2292009300 1 2 3 4 5 6 7, ये आपने उसका मोबाइल नंबर लिख दिया। अब आपने क्या करना है, उसकी मोबाइल सर्विस बतानी है, वो सर्विस जो वो एक्चुअली यूज कर रहा हो। कौन सी सर्विस, जो वो एक्चुअली यूज कर रहा हो। अगर वो है 0300 का कोड है, वो सर्विस इस्तेमाल कर रहा है मोबाइल पोर्टेबिलिटी यूफोन में, तो आपने यहाँ पे कौन सी सर्विस सेलेक्ट करनी है, यूफोन वाली। और अगर वो 0300 कोड के साथ मोबिलिंक की सर्विस अवेल कर रहा है तो आपने कौन सी सर्विस सेलेक्ट करनी है, मोबिलिंक वाली। मैं अभी ज्यूम कर रहा हूँ कि उनके पास कौन सी सर्विस है, मोबिलिंक वाली, वो जो एक्चुअली सर्विस यूज कर रहे हैं। तो आपने ये मोबिलिंक वाली इस तरह सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपने क्या करना है, आपने ये सेल नंबर है इसको दोबारा यहाँ पे कंफर्म करना है, 22923001 2 3 4 5 6 7। तो ये आपने नंबर क्या करना है, यहाँ पे कंफर्म कर देना है। अब आप यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है तो ये सेम नंबर होगा ना, जी कंफर्म किसी चीज को कंफर्म करते हैं जो पहले से एग्जिस्ट कर रही होगी ना। सर उसका सीएनएसी नंबर तो पूरा लिखा जाएगा ना, तो मैंने भी पूरा ही लिखा है ना। अच्छा बस ठीक है। मुझे ऐसा थोड़ा बोला कि यार आपने 7 डिजिट्स कहा था कि 7 डिजिट्स लिखेंगे, कुछ ये इस कितने तरह। डिजिट लिखे हुए हैं, 13, ओके सर। अच्छा, अब आप यहाँ पे गौर से देखिए, जब आप कंफर्म सेल लिख रहे होंगे वहां पे भी उसने जो मैंने आपसे पहले बात अर्ज की, ये आपको बस टैरी के साथ यहाँ से रिमाइंडर भी दे रहा है कि आपने यहाँ पे वो सेल नंबर देना है जो आपके सीएनआईसी के अगेंस्ट क्या हुआ है, रजिस्टर्ड हुआ है। क्या हुआ है, फिर आपने क्या कर देना, उस पर्सन का ईमेल आईडी देना है, या आपने ईमेल आईडी भी यहाँ पे कंफर्म कर देना है। अच्छा, अब आपने उसकी
एड्रेस की डिटेल देनी है जो उसके CNIC पे नंबर पे लिखी हुई होगी कि ये वो किस जगह है। मैं कहता हूँ कि वो क्या है, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसका हाउस है, इधर गया नीचे आ जा, हाउस हाउस नंबर क्या था आपका? ये प्लीज अपने माइक्स बंद कर ले। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने अभी अच्छा, आपने देखना है कि वो हाउस क्या था, कैसे मेजर हो रहा था, वो स्क्वायर फीट में था, कनाल में था, मरले में था। अगर आपको कोई नहीं पता चल रहा तो आप अदर लिख दें। टोटल एरिया कितना था, स्टैरिक नहीं लगा हो तो इसको फिल करना मैंडेटरी नहीं है। अब हाउस नंबर कितना था वो आपने डिसाइड कर देना है कि इनका यूनिट नंबर कितना था। हाउस नंबर 1 2 3। अच्छा, फिर आपसे पूछेगा कि आपकी स्ट्रीट नंबर कितनी है, तो आपका एरिया कितना है, तो मैं बता दूंगा कि मेरी स्ट्रीट कितनी है, स्ट्रीट नंबर 25। फिर वो आपसे एरिया पूछेगा, जैसे इस्लामाबाद में सेक्टर्स होते हैं तो मैं कहता हूँ कि मैं I8 सेक्टर में हूँ, I8 4 सेक्टर में हूँ। फिर वो आपसे यहाँ पे सिटी पूछेगा, तो आपने सिटी को सर्च करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिटी का नाम टाइप करेंगे और यहाँ पे सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब आप सर्च के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको नीचे 3 ऑप्शन दे देगा। आप अगर रूरल एरिया में फॉल करते हैं तो आप रूरल एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर अर्बन में फॉल कर रहे हैं तो आप अर्बन में कर रहे हैं, अगर नहीं समझ आ रहा तो आप इस्लामाबाद क्लिक कर दें। मैं I8 सेक्टर में हूँ तो ये अर्बन एरिया में फॉल करता है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, अर्बन एरिया यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, सर अगर कोई गांव से बिलोंग करता होगा तो फिर जो आपका रेलिवेंट एड्रेस पे आ रहा होगा आप उसको वैसे एड्रेस लिख देंगे। सर तो उसमें स्ट्रीट नंबर तो नहीं होते? तो ना होगा तो गांव का पता तो होगा ना, तहसील एंड जिला तो पता होगा ना। जी जी ठीक है सर। तो उसके बाद क्या होगा, आपसे पूछेगा कि आप इस घर में कैसे रह रहे हैं। अगर आप इस घर में मालिक के तौर पे रह रहे हैं तो आप ओनरशिप सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पे किराएदार के तौर पे रह रहे हैं तो आप वहाँ पे टेनेंट सिलेक्ट कर लें कि मैं वहाँ पे टेनेंट के तौर पे रह रहा हूँ। फिर आपसे पूछेगा वो परसेंटेज कि इसमें आपकी परसेंटेज शेयर कितनी है, तो आप इसको 1% सिलेक्ट कर लें। इसको जितनी भी आप सिलेक्ट कर लेंगे इसको परसेंटेज को कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने यहाँ पे क्या कर देनी है, 1% लिख देना है, इसका कोई भी नो एडवर्स इफेक्ट। सर यहाँ पे इसका 1% लिख देंगे तो फिर आपने क्या करना है, ये आपने कैप्चा एंटर कर देना है। अच्छा, अब आपने क्या कर देना है, इसको सबमिट के बटन पे दबा देना है। आपने सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद जब सबमिट करेंगे तो आपको क्या होगा, आपकी एक जब आप सबमिट का बटन प्रेस कर देंगे तो आपको 2 सिक्योरिटी कोड जाएंगे, एक आपके सेल नंबर पे जाएगा और दूसरा सिक्योरिटी कोड क्या जाएगा, आपके ईमेल पे जाएगा। ये दोनों सिक्योरिटी कोड क्या होंगे, अलग अलग आएंगे। क्या आएंगे, अलग की अलग तरफ से आपको क्या आएंगे, सिक्योरिटी कोड्स आएंगे। मोबाइल नंबर पे अलग आएगा और ईमेल आईडी पे अलग आएगा। आपने वो कोड क्या कर देने हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये कोड क्या कर देने हैं, एंटर कर देने हैं। ये दोनों कोड जो आपको यहाँ पे रिसीव होंगे आपने वो कोड क्या कर देने हैं, अगले एरिया में एंटर कर देने हैं। ये दोनों कोड क्या होंगे, अलग अलग होंगे। दोनों कोड क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और बाज़ बात क्या होगा कि आपको अपने मोबाइल के ऊपर क्या हो रहा होगा, ये कोड रिसीव नहीं हो रहा होगा, तो आपने अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन में जाना है। कहाँ जाना है, मैसेज ऑप्शन में। तो आपने मैसेज ऑप्शन में जाके 9966 के ऊपर खाली मैसेज लिख देना है। क्या कर देना है, मैसेज ऑप्शन में जाके वहां पे क्या कर देना है, MSG लिख के 9966 के ऊपर क्या कर देना है, सेंड कर देना है। किस नंबर के ऊपर, 9966 और मैसेज में टाइप क्या करना है, MSG। दूसरी बात, आप यहाँ पे ये बात काम करने के लिए अपने क्लाइंट से पहले कम्युनिकेट करके रख लें कि आपके मोबाइल के ऊपर कनेक्टिविटी का कोई इश्यू तो नहीं है, आपको मोबाइल के ऊपर सिग्नल ठीक आ रहे हैं।
दूसरा आपको ईमेल एक्सेस करना आसान है कि ये दोनों कोड ईमेल पे अलहदा आते हैं और मोबाइल पे अलहदा आते हैं और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आते हैं। अगर वो आपको उसको कोड नहीं रिसीव हो रहे होंगे तो फिर आपको ये प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। क्लियर? रीसेंड का नहीं ऑप्शन होता सर इसमें? जी कोड रीसेंड का ऑप्शन नहीं होता इसमें? नहीं, रीसेंड नहीं होता। फिर आपको टाइम एक्सपायर सेशन होता है ना थोड़े टाइम पीरियड के लिए, अगर वो नहीं आता तो फिर आपको क्या करना पड़े, ये इस सारे प्रोसेस में से दोबारा गुजरना पड़ता है। ठीक है सर। ठीक है सर। जब आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, जी बताइए। सर कंप्लीट कर लें, उसके बाद कोई क्वेश्चन होगा तो फिर हम पूछ लेंगे सर। प्रोसेस कंप्लीट कर लें प्लीज। ठीक है, जब आप ये कोड एंटर कर देंगे जो आपको इसके ऊपर रिसीव हुए होंगे तो फिर आपको क्या होगा, दोबारा एंटर करने के बाद आपको एफबीआर की तरफ से क्या होगा, दोबारा एक आएगा आपके गिवन ईमेल के ऊपर भी और मोबाइल नंबर के ऊपर भी। अब जो दूसरी मरतबा कोड आएगा आपको क्या होगा, वो आपका लॉगिन आईडी होगा, आपको पासवर्ड रिसीव हो रहा होगा, आपको तीसरी चीज क्या रिसीव हो रही होगी, पिन रिसीव हो रही होगी। ये आपको ईमेल के ऊपर भी और मोबाइल के ऊपर भी दोनों एक ही होंगे। क्या होंगे? आपको एक लॉगिन आईडी मिल रहा होगा, आपका लॉगिन आईडी क्या होगा, आपका सीएनआईसी नंबर ही आपका लॉगिन आईडी होगा। आपको पासवर्ड एफबीआर की तरफ से जनरेटेड मिल रहा होगा और तीसरी चीज आपको क्या मिल रही होगी, पिन मिल रही होगी। ये आपको कहां मिल रही होगी, मोबाइल नंबर पे भी आ रही होगी और ईमेल आईडी के ऊपर भी आ रही होगी। ठीक है सर। क्लियर? क्लियर? जी सर। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, जब ये आपके पास लॉगिन आईडी आ जाए तो अब आपने जाके क्या करना है, अब आपने वापस आ जाना है कहां पे, ऑनलाइन वेरिफिकेशन के ऊपर। कहां आ जाना है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन। ऑनलाइन वेरिफिकेशन के ऊपर आ जाना है और आपने जो आपका एटीएन बना होगा आपने क्या कर देना है उसको, अब आपने यहाँ पे क्या कर देनी है, यहाँ पैरामीटर सेलेक्ट करना है, सीएनआईसी नंबर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे उसका सीएनआईसी नंबर देना है और यहाँ पे कैप्चा एंटर कर देना है। तो आपको क्या पता चलेगा, वेरिफिकेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे वेरिफिकेशन में इस तरह का एरिया नजर आ रहा होगा। आप ये यहाँ पे मेरा कर्सर है ग्रीन वाला, इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपको नए पर्टिकुलर्स मिल रहे होंगे। इसके क्या मिल रहे होंगे, ये पर्टिकुलर्स मिल रहे होंगे। आपने इन पर्टिकुलर्स के लिए क्या करना है, ये आपको प्रिंटर का बटन नजर आ रहा है, आपने इस प्रिंटर के बटन के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपकी प्रोफाइल जो है ना, आप इसको अपने पास यूं सेव कर सकते हैं। नजर आ रहा है आपको? जी सर। तो आप ये प्रोफाइल अपने पास क्या करेंगे, यहाँ पे जाके अपने पास सेव एज पीडीएफ में करके अपने पास यहाँ पे सेव करके रख लेंगे अपने डाउनलोड में। ये मैं अपने पास क्या कर रहा हूँ, ये प्रोफाइल डाउनलोड करके रख रहा हूँ। अच्छा, अब आप अपने देखें पास, आपके पास ये एफबीआर की इंक्वायरी में क्या चीजें नजर आ रही थी। आपके पास सबसे ऊपर आपका क्या नजर आ रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर। ये आपका क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ये आपका क्या होता है, एनटीएन। एनटीएन होता है। फिर वो आपको प्रोफाइल में बताता है कि आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, वो आपको कहता है कि आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, आपका नाम आ जाता है। इसी नंबर ही होगा ना? जी बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। अच्छा, आपका नाम आ रहा होगा, आपकी कैटेगरी होगी अगर पाकिस्तानी शहरी है, फिर आपका इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा होगा, ये आपका सीएनआईसी नंबर ही होगा। फिर जो आपने ईमेल आईडी वहां पे दी होगी, जो आपका सेल नंबर दिया होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा और अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे एड्रेस आ रहा होगा। और उसके बाद आपको बताएगा कि आप ये आपने इनकम टैक्स में आपने कब से रजिस्टर्ड हुए हैं। क्या लिखा हुआ है, ये आपकी क्या बता रहा है कि आप इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड कब से हुए हैं, ये आपकी रजिस्ट्रेशन डेट बता रहा होगा। अच्छा, इसके बाद क्या है, ये आपको बता रहा होगा कि आपका टैक्स ऑफिस, आप किस टैक्स ऑफिस की ज्यूरिसडिक्शन में फाइल कर रहे हैं। आप आरटीओ रीजनल टैक्स ऑफिस इस्लामाबाद की ज्यूरिसडिक्शन में फाइल कर रहे हैं। आरटीओ का क्या मतलब है, रीजनल टैक्स ऑफिस।
ये एफबीआर के फील्ड ऑफिसेज होते हैं। आप किस आरटीओ के ऑफिस की जुरिस्डिक्शन में फाइल कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद आप देखें आपके पास एक और लाइन आइटम आ रही है। क्या लिखा हुआ है आपका स्टेटस? क्या लिखा हुआ है? एक्टिव। एक्टिव। आपका ये कौन सा स्टेटस लिखा हुआ है? एक्टिव है। जी सर। ये आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस बताता है कि आप इनकम टैक्स में क्या है, रजिस्टर्ड हैं। आपकी रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स में क्या है? एक्टिव है। ये क्या बताता है आपको? कि आपकी इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्टिव है। क्या कह रहा है वो? बोलिए मेरे रजिस्ट्रेशन साथ। एक्टिव। मैं क्या लफ्ज बोल रहा हूँ कि आपकी इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन एक्टिव है। क्या बोल रहा हूँ? रजिस्ट्रेशन एक्टिव है सर। हाँ, इससे आपने गलत हरगज ये मतलब नहीं लेना कि आप एटीएल में भी क्या है, एक्टिव है। यहां से आपने हरगज ये मतलब नहीं लेना। क्या कह रहा हूं? यहां से आपने हरगज मुराद नहीं लेना कि आप एटीएल में भी लिस्टेड हैं। यहां से मुराद क्या पता चलेगी सिर्फ और सिर्फ आपको कि आपका इनकम टैक्स में एफबीआर में आपका स्टेटस क्या है, रजिस्ट्रेशन वाला। कौन से वाला? कौन से वाला? रजिस्ट्रेशन वाला सर। हाँ, कि आपकी इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन क्या है, एक्टिव है। ये एटीएल वाला एक्टिव नहीं है। नहीं है। ये बात रजिस्टर्ड रहेगी। जी सर। इस तरह आपका एनटीएन क्या हो जाएगा? ये एटीएल क्या है? ये एटीएल इनका एक्टिव टैक्स पे लिस्ट। अभी नजर आ रहा है आपको? जी सर। इस तरह आपको पता चल जाएगा आपका एनटीएन फॉर्म हो गया है या नहीं हुआ। कहां से पता चलेगा? टैक्स पे कहां से पता चलेगा? सर यहाँ पे एक दो क्वेश्चन थे, अगर आप अलाउ करें तो सर। मैं भी कमेंट करता हूं। देखें, आपको कहां से पता चलेगा? आपने यहाँ पे एक्टिव सेलेक्ट करना है तो आपको इस एरिया में जाएगा और इस तरह आपको पता चलेगा कि आपका एनटीएन बना हुआ है या नहीं बना हुआ। अगर बना हुआ होगा तो आप अपने क्लाइंट से क्या कहेंगे, आप मुझे इसका लॉगिन आईडी दे दें ताकि मैं इसमें बिजनेस नेम ऐड कर सकूं। अगर उसका एनटीएन नहीं बना होगा तो आप उससे क्या करेंगे कि आपका एनटीएन क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये आप कहाँ देखेंगे? टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में ही देखेंगे, नंबर 1। अच्छा, जब आप क्या करेंगे, टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में जाएंगे ना, ये जो हमारे पास आपकी आवाज कम आ रही है गुलाम मोहम्मद साहब। अच्छा, अब आपके पास ना इनकम टैक्स का, अच्छा, अभी तो आपके पास क्या? थोड़ी देर क्वेश्चन होल्ड कर लें, थोड़ी देर। फिर उसके बाद सबके क्वेश्चन जितने भी आपके जहन में सवाल आते हैं सारे एड्रेस होंगे। लेट सर को कंप्लीट करने दें टॉपिक को। अच्छा, अब आपके पास क्या है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इसका सेक्शन नंबर 181। कौन सा सेक्शन नंबर? कौन सा सेक्शन नंबर? 181 सर। 181। ये कहता है, इसका सब सेक्शन नंबर 4 वो कहता है कि फ्रॉम द टैक्स ईयर 2015 एंड ऑनवर्ड, फ्रॉम द टैक्स ईयर 15 एंड ऑनवर्ड, इंडिविजुअल का जो सीएनआईसी नंबर होगा, इंडिविजुअल का जो सीएनआईसी नंबर होगा जो नादरा से इशू होगा, वही क्या ट्रीट किया जाएगा, एनटीएन समझा जाएगा। किसका? इंडिविजुअल का। एनटीएन क्या होगा उसका? उसका सीएनआईसी नंबर ही उसका क्या समझा जाएगा, एनटीएन समझा जाएगा। सीएनआईसी इंडिविजुअल का क्या समझा जाएगा, एनटीएन जमा कब से? फ्रॉम द टैक्स ईयर 2015 एंड ऑनवर्ड। ये बात कहां लिखी हुई है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 181। ये सब सेक्शन 4 में। जी सर। अच्छा, जब आप अपने टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में जाएंगे तो कहीं कहीं आपको इंक्वायरी में क्या मिलेगा,
एक डिफरेंट सिनेरियो मिलेगा। क्या मिलेगा? एक डिफरेंट सिनेरियो मिलेगा। ये आपको टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में देखेंगे तो आपको कहीं क्या होगा, आपकी टैक्स पेयर में आप एनटीएन तो बना हुआ होगा, लेकिन आपके दो एरियाज कौन से, एक ईमेल और दूसरा आपके पास सेल नंबर। इन दोनों के सामने क्या लिखा हुआ आ रहा होगा? स्टैरिक आ रहे होंगे। जब आप एनटीएन प्रोफाइल इंक्वायरी करेंगे तो आपके सामने, दोनों के सामने क्या आ रहा होगा? स्टैरिक्स आ रहे होंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि आपका एनटीएन तो बन गया हुआ है, आपका एनटीएन तो बन गया हुआ है, लेकिन आप आईआरएस के ऊपर एनरोल्ड नहीं है। आईआरएस के ऊपर आप एनरोल्ड नहीं है, लेकिन आपका एनटीएन क्या हुआ है? बन गया हुआ है। अच्छा, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि एक बंदे ने अपना एनटीएन बनाया ही नहीं है तो उसका एनटीएन कैसे बन गया होगा? ये जहन में सवाल आ रहा है ना? अच्छा, उसके लिए मैं आपको वापस ले चलूंगा कानून की तरफ। कौन सा सेक्शन है? 181। कौन सा सेक्शन है? 181। 181 कहता है कि कमिश्नर के पास पावर है। किसके पास किस पावर है? कमिश्नर के पास, कि वो आपको क्या कर ले? रजिस्टर कर ले। अच्छा, कैसे रजिस्टर करेगा? उसके पास कुछ फैक्ट्स आए हुए होंगे। क्या आए हुए होंगे? उसके पास कुछ फैक्ट्स आए होंगे। मिसाल के तौर पे एक इंडिविजुअल ने क्या किया, अपना बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाया बड़ी अमाउंट के साथ, तो बैंक वालों ने एफबीआर को रिपोर्ट कर दिया। दूसरा, आपने कोई गाड़ी खरीदी तो एक्साइज वालों ने एफबीआर को रिपोर्टिंग की कि इस बंदे ने, ये इसके पर्टिकुलर्स है, ये इस बंदे ने क्या करी है, गाड़ी रजिस्टर करी, गाड़ी खरीदी है। फिर आपने क्या किया, कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई घर खरीदा है, कोई फ्लैट खरीदा है, तो वो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने क्या कर रही है, मालूमात किसको दे दी है? एफबीआर को दे दी है। एफबीआर ने इन फैक्ट्स की बुनियाद पे आपको क्या कर लिया? रजिस्टर्ड कर लिया। क्या कर लिया? क्या कर लिया? रजिस्टर कर लिया। लेकिन आप ई आईआरएस के ऊपर आप ई एनरोल्ड नहीं है, लेकिन आपका एनटीएन क्या हुआ है? बन चुका हुआ है। तो फिर आप जब टैक्स पेयर इंक्वायरी करेंगे तो आपको ये पता कहां से लगेगा? इस वाले एरिया में, जहाँ स्टेरिक लगे हो। हाँ, जब स्टैरिक लगी हो तो इसका क्या मतलब है कि आप आईआरएस के ऊपर एनरोल्ड नहीं है, एनरोल्ड, आईआरएस के ऊपर आपकी एनरोलमेंट नहीं हुई। नहीं हुई हुई। तो अब आपने क्या करना है? आईआरएस के ऊपर क्या करनी है? न्यू एनरोलमेंट, एनरोलमेंट करनी है। क्या करनी है? आईआरएस के ऊपर क्या करना है अब आपने? एनरोल करना है अपने आप को। एनरोलमेंट। एनरोलमेंट। अच्छा, एनरोलमेंट में आपके पास अब यहाँ पे क्या चीजें मिसिंग है? ईमेल और सेल नंबर। ईमेल और सेल नंबर। ईमेल और सेल नंबर ही मिसिंग है ना? यस सर। एनरोलमेंट के लिए, एनरोलमेंट के लिए आपने क्या करना है? अब आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए? ईमेल एंड सेल नंबर। एक ईमेल होना चाहिए, दूसरा सेल नंबर होना चाहिए। अच्छा, अब हम ये ईमेल और सेल नंबर लेके कहाँ चले जाएंगे? अपने आईआरएस के पोर्टल पे चले जाएंगे। जहां हमने न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन देखा था तो उसके बराबर में कौन सा बटन है? सर साथ में इनरोल कर दिया। तो अब आपने ई एनरोल करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ईमेल और सीएनआईसी नंबर, ओ मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर। क्लियर? यस। और आप यहाँ पे आके ई एनरोलमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे सिर्फ ये दो चीजें पूछेगा। आपसे आपका सीएनआईसी नंबर पूछेगा, फिर आपने क्या कर देना, उसी तरह मोबाइल नंबर लिखना है इस फॉर्मेट में। इस मोबाइल नंबर को आपने कंफर्म कर देना है, और आपने जो एक्चुअल सर्विस इस्तेमाल कर रहे हो, इस मोबाइल नंबर के ऊपर जो एक्चुअल सर्विस इस्तेमाल हो रही है आपने वो वाली सेलेक्ट करनी है। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसके ऊपर कौन सी सर्विस इस्तेमाल हो रही है? मोबिलिंक हो रही है। अच्छा, फिर आपने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दे देना है और ईमेल आईडी कंफर्म कर देना है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है? कैप्चा एंटर कर देना है। क्या कर देना है? और फिर आपने क्या कर देना है? सबमिट का बटन। कन्वर्ट भी कर देते हैं।
जी मैंने इसीलिए आपको कहा कि आपने जो सर्विस एक्चुअली इस्तेमाल कर रहे होंगे आपने वो वाली सिलेक्ट करनी है। अगर आपने 0300 पोर्ट के ऊपर जोंग के सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने जोंग सिलेक्ट करना है। ओके सर। अच्छा, जब आप सबमिट करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, इनरोल हो जाएंगे। आपको सिक्योरिटी कोड आएंगे, आपको 2 सिक्योरिटी कोड आएंगे, आप 2 सिक्योरिटी कोड क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे और उसके बाद क्या हो जाएंगे आप, उसके बाद आप क्या हो जाएंगे, एनरोल हो जाएंगे। एनरोल्ड हो जाएंगे। जब एनरोल हो जाएंगे तो आपको पास आपको एफबीआर की तरफ से क्या मिलेगा, एफबीआर की तरफ से आपको आपके मोबाइल के ऊपर और आपके ईमेल आईडी के ऊपर दोनों पे एक ही चीज पे आएगा, दोनों पे एक ही आएगा। आपको क्या मिलेगा, आपका लॉगिन आईडी मिलेगा, दूसरा आपको एफबीआर की तरफ से पासवर्ड मिलेगा और तीसरा आपको एफबीआर की तरफ से क्या मिलेगा, पिन भी मिलेगा। पिन मिलेगा। और आपका लॉगिन आईडी क्या होगा, आपका सीएनआईसी नंबर। इस तरह क्या होगा, आप अपना एनटीएन बना रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, एनटीएन बना रहे हैं। अच्छा एनटीएन बना रहे होंगे। ये तो आपने सर्चें की, आपने आईआरएस पोर्टल के ऊपर आपको 2 सिनेरियो मिले। तो बात का क्या होगा कि आप अपने आईआरएस के ऊपर जाएंगे, किसके ऊपर, आईआरएस के ऊपर, तो आपको अपने पास जब पर्टिकुलर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह के सिनेरियोज भी मिलेंगे। आपको नजर आ रहा है ये सिनेरियो? जी बिल्कुल सर। यस सर। इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब है कि आपके पर्टिकुलर्स को क्या है, आपके पर्टिकुलर्स एफबीआर के पास क्या है, इनकरेक्ट है। खाली नेम, कोई भी कहीं नेम में भी मसला आ सकता है, कहीं अभी आप यहाँ पे नेम में मसला आएगा, मैं अभी आपको दूसरा दिखा देता हूँ, कहीं आपके एड्रेस का मसला आ रहा होगा। ये देखें यहाँ नेम में भी मसला आ रहा है और एड्रेस में भी मसला आ रहा है। तो जिस जगह सर साइन होंगी ना उसी में मसला होगा। सही है, नजर आ रहा है? ठीक है। तो ये आपके क्या है, एड्रेस में और नेम में इनकरेक्ट पर्टिकुलर है। लेकिन अब आपको यहाँ पे देखिए, आपको पता चल रहा होगा कि आपका टैक्स ऑफिस कौन सा है, आरटीओसीआर कोड। और दूसरे में भी आप देखेंगे आपको पता चल रहा होगा कि आपका एनटीएन कौन सा है। कैसे सर? इसमें भी आपको टैक्स ऑफिस पता चल रहा है जी। अब आपने इस प्रॉब्लम को, इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स को करेक्ट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस आरटीओ ऑफिस को विजिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फिजिकल विजिट करना पड़ेगा। आपको इस ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा। जब आप इस ऑफिस में जाएंगे तो हर फील्ड ऑफिस में क्या होता है, एक लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है। क्या बोलते हैं इसको, एलआरओ। क्या बोलते हैं इसको, एलआरओ, लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। हाँ, ये किसी टैक्स ऑफिस में होगा, रीजनल टैक्स ऑफिस में होगा। ओके। वो आपको आपकी प्रोफाइल से पता चल जाएगा। आपने वहां पे जाके बताना है कि ये मेरा सीएनआईसी नंबर है, ये मेरा सीएनआईसी कार्ड है, मेरे पर्टिकुलर्स क्या आ रहे हैं यहाँ पे, इनकरेक्ट आ रहे हैं, लिहाजा इनको क्या किया जाए, ठीक कर दिया जाए। तो वो एलआर ऑफिस क्या करता है, आपसे कहता है कि आप इसके ऊपर एक दरखास्त लिखते हैं, आप सादा कागज के ऊपर एक दरखास्त लिख देंगे, मेरे पर्टिकुलर क्या है ना वो इनकरेक्ट है, लिहाजा इनको क्या किया जाए, करेक्ट किया जाए। तो वो आपके पर्टिकुलर्स क्या करता है, करेक्ट कर देता है। लेकिन इसके लिए आपको जाना कहाँ पड़ता है, आरटीओ ऑफिस, टैक्स ऑफिस विजिट करना पड़ता है। अच्छा, क्या आपके ज़हन में दूसरा सवाल आ रहा होगा कि क्या मेरे क्लाइंट का ये पर्टिकुलर रिजल्ट आ रहा है, तो क्या मैं अपने क्लाइंट के बिहाफ पे टैक्स ऑफिस विजिट कर सकता हूँ? जी सर बिल्कुल। ज़हन में सवाल आ रहा होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो क्या होता है कि जहाँ तो आप उनसे अथॉरिटी लेटर ले लें कि मेरे ये काम के लिए मैं इनको अथॉरिटी कर रहा हूँ। अदरवाइज आप वहां पे जाते हैं, आप लॉयर हैं, वहां पे एलआर ऑफिस में जाते हैं, तो वो आपसे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि देखें आप जहाँ तो मुझे अपना क्या करें, मुझे इनसे बात करा दें फोन के ऊपर या वीडियो कॉल के ऊपर, मुझे इनसे बात करा दें कि ये वही पर्सन है, इन्होंने आपको ऑथोराइज भी किया हुआ है नहीं किया हुआ। तो वो इस तरह की कोई वेरिफिकेशन आपसे मांग सकते हैं और यूजली मांगते भी हैं। वो कहते हैं कि आप उन पर्सन से जिसकी आपने पर्टिकुलर ठीक करवाने, आप उनसे क्या करें, वीडियो कॉल पे हमसे बात करवा दें, ताकि हम उनकी आइडेंटिटी क्या कर सकें, एस्टैब्लिश कर सकें। तो वो इस तरह के बात क्या करते हैं, आपसे कोई इस तरह के वेरिफिकेशन के लिए कोई एक्टिविटी कर लेते हैं।
जहां आप उनके पास अथॉरिटी लेटर बता दें। ठीक है, यस सर। तो फिर वो आपके पर्टिकुलर्स क्या कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। अभी तक हमने क्या किया है, एंटी इन्फॉर्मेशन। अभी तक हमने किसकी बातें की हैं यहाँ पे? सर ये करेक्शन जो आपने की ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं हो सकते। नहीं जी, ऑनलाइन नहीं होती, इसलिए मैंने आपसे अर्ज किया कि आपको टैक्स ऑफिस में, एलआर ऑफिस में जाना होता है। जी, एनटीएन के हद तक कोई क्वेश्चन है? नो सर, डन हो गए। सर वो आपने ना एक परसेंटेज करिए, जी आपका माइक बंद हो गया, दोबारा पूछिए। जी, अख्तर साहब कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। सर मेरा क्वेश्चन था, आपने ना वो प्रोसेस के अंदर पूछेगा 1% आपने सेलेक्ट, जी, आपने प्लीज सर वो बारी बारी पूछें। 1% सेलेक्ट किया था ड्यूरिंग प्रोसेस ना, 1% आपने सेलेक्ट किया था, तो जी 1% क्या चीज़ है और आपने 1% क्यों, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सर? जी, मैंने तब भी आपको अर्ज किया था कि 1% का मतलब होता है कि आपको, आप उस प्रेमिसेस में किस कैपेसिटी में रह रहे हैं। कैपेसिटी से मुराद ये कि एक ये घर में आप क्या उस घर में किराएदार के तौर पे रह रहे हैं या उस घर में मालिक हैं? दोनों अगर में से किसी मालिक एक हो सर कैपेसिटी में फिर रह तो रहे होंगे ना। अच्छा, एक तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक तो ये है कि प्लीज आप लोग जो है ना वो थोड़ा सा क्लास डेकोरम का इस तरह से ख्याल रखें कि जब एक बंदा बात कर रहा हो तो दूसरा क्वेश्चन ना करे। इनफैक्ट नाउ ऑनवर्ड जिसका भी क्वेश्चन होगा जो ड्यूरिंग द क्लास है या बाद में, आप लोग हैंड रेज का ऑप्शन यूज करेंगे, आपका नेम कॉल होगा और फिर आपका क्वेश्चन लेंगे। जब एक बंदे से बात हो रही है तो दूसरा उसमें इंटरवीन नहीं करेगा, क्लास का डेकोरम खराब होता है। अख्तर साहब के सवाल का जवाब ये है कि अख्तर साहब, यहाँ पे अगर आप बेनामी में आपने टेनेंट के ऊपर, यानी कि अगर आप किरायादार हैं और आपने 1% लिखा है, ठीक है? तो और दूसरा आपके पास ऑप्शन है ओनरशिप का। ओनरशिप में फॉर इंस्टेंस आप 3 भाई हैं, आपकी जॉइंट प्रॉपर्टी है तो आपकी 33% आ जाएगी, ठीक है? इट डिपेंड्स। जहाँ तक आपने बात की कि टेनेंट में हमने 1% क्यों लिखा है, यहाँ पे एक्चुअली में आप इसको परसेंटेज शेयर को आप खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है? यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ लिखना होता है, 0% कुछ नहीं होता। 1% इसलिए लिखते हैं कि चाहे आप किराया दे के रह रहे हैं, तब तब भी आपके कुछ राइट्स तो हैं ना उस प्रॉपर्टी के अंदर। आप बेशक किराया दे के रह रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर आपके वो रेंट देने के चक्कर में आपके राइट्स तो हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पे आप सेफर साइड के ऊपर 1% लिखते हैं और इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन ब्रदर। यस ठीक है, सर। थैंक यू जी। प्लीज हसन साहब प्रोसीड करें बिजनेस रजिस्ट्रेशन की तरफ जी। और गुलाम मोहम्मद साहब, माइक अगली दफा से जो है ना आप लोग हैंड रोज का ऑप्शन यूज करेंगे। जिनको नहीं पता, रिएक्ट के टैब के ऊपर जाएं, जो रिएक्ट का टैब आ रहा है वहां पे आपके पास हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा होता है, हैंड रेज करें, आपका क्वेश्चन लेंगे और हम उसको एड्रेस करेंगे। जी आईफोन, जी बताइए आईफोन वाले भाई, आपका क्वेश्चन हो जाता है फिर हम बिजनेस रजिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तो हमने जो मतलब ये कि एंटी इन्फॉर्मेशन की है, ये जी अपने लोकल पर्सन की है। अगर जी हमारे पास कोई लोकल पर्सन है लेकिन ये कि वो आउट ऑफ कंट्री है इस वक्त राइट नाउ, ठीक है, तो ठीक है। अगर वो यहाँ पे कोई एनटीएन बनवाना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है वहां से बैठ के, तो उसकी एंटी इन्फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ेंगी? एक तो ये कि उसके पास अगर आपका एनकॉप है, ठीक है, जो आपका फॉरेन सीएनआईसी होता है, आप वो यूज कर लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल उसने अपना वो सीएनआईसी अपडेट नहीं करवाया हुआ और आप कहते हैं कि जी हमने नंबर भी उसका यूज करना है, ईमेल तो चले यूज हो जाएगा लेकिन बाहर बैठ के उसके नंबर के ऊपर कोड नहीं जाएगा, तो भाई आप उसको कहें कि आप रोमिंग ऑन करवा लें, आपको कोड मिल जाएगा। रोमिंग किस पे ऑन करवा लें, मतलब जो उनका करंट नंबर है उसके ऊपर, लेकिन अगर वो जी रेजिडेंट ही बाहर के हैं और उनके पास यहाँ की सिम ही नहीं है, उनके पास सिम ही बाहर की है, देन जी, तो मैं आप बोलूँ। उसका आप आपके वो आपकी सिम अगर बाहर की है तो आपका बाहर वाला यूज हो जाएगा ना। और अच्छा। मैं यहाँ पे चलिए एक और मैं आपको यहाँ पे पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है जी। एनटीएन के फॉर्म के अंदर बेसिकली आपका यही लिखा आ रहा होता है कि जी आपकी अगेंस्ट रजिस्टर्ड सेम सीएनआईसी नंबर जो है ना आपने यूज करना है, ठीक है, फोन ओके। नंबर। लेकिन ट्रिक क्या है, आप इसमें अपना नंबर यूज कर सकते हैं बाद में जाके, जब आपका ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया आप इसको बाद में प्रोफाइल इंक्वायरी में जाके अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। एनटीएन क्लाइंट की जो प्रोफाइल है उसमें जाके ये नंबर और ईमेल आपकी अपडेट हो सकती है, ठीक है। सो आई होप ये आपका एड्रेस हो गया होगा ब्रदर। नहीं सर, एक माइनर सा एक और क्वेश्चन है, देखें जी यहाँ पे हमें एड्रेस भी डालना जी है एनटीएन होल्डर का,
और बाकी चलें उसके पास पाकिस्तानी CNIC है, उससे हम एड्रेस वगैरह तो उसका सब कुछ ले लेंगे। और मोबाइल ठीक है। आपने प्रोसेस बता दिया कि मोबाइल नंबर हमने उसको प्रोसेस करके डाल दिया, ठीक है? तो ये है कि क्या कहते हैं उसको इसके बाद को मतलब ये है कि किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं आएगा, एज़ इट नहीं। इज़ का एज़ इट इज़ फॉर्मेशन हो जाएगी। बिल्कुल, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा ब्रदर। मैं कह रहा हूँ कि इन केस अगर एक आपका कोई फॉरेन क्लाइंट बैठा हुआ है, वो बाहर बैठा हुआ है, उसका मोबाइल नंबर का स्पेसिफिकली इश्यू आ रहा है कि यार उसको कोड कैसे मिलेगा? सिम यहाँ की है, वो बाहर बैठा हुआ है, ठीक है? या वो बाहर की सिम है, तो आपका उसका मैंने सिंपल आसान तरीका बता दिया कि आप उसकी जगह पे एक ऐसा नंबर यूज़ कर सकते हैं जो ऑलरेडी एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड ना हुआ हो, ठीक है? यूज़ ना हुआ हो। और बाद में जाके जब आप उसकी बना लेते हैं, प्रोफ़ाइल उसका बन जाता है, एंटी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, बाद में आप उसकी प्रोफ़ाइल में जाके उसके ये पर्सनल क्रेडेंशियल जो है वो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। जी, गुलाम मोहम्मद साहब। सर मेरा यही क्वेश्चन था कि जी। जो भी सेल फोन नंबर में रजिस्ट्रेशन के दौरान नंबर करता हूँ और जी ईमेल आपकी आपकी आवाज़ अकाउंट ब्रेक हो ऐड रही है, करता लेकिन हूँ, मुझे तो थोड़ा-सा वो मैं बाद में समझ चेंज कर सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल वो चेंज उसका हो जवाब जाता आपने खुद ही है। दे वो दिया कि चेंज हो बाद जाता में चेंज किया जा है। सकता चलिए, थैंक यू, थैंक यू। हसन भाई प्लीज़ बिज़नेस रजिस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। है। अब अभी हम आपने क्या बिज़नेस करना है? रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन्स लेंगे। अच्छा, अब आपने अपना एनटीएन तो बना लिया, यहाँ तक तो ओके। अब हमने क्या करना है? अब अपने अपना बिजनेस नेम ऐड करना है। अब हमने क्या करना है इसके ऊपर? बिजनेस नेम ऐड करना है। बिजनेस नेम ऐड करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे? अपने लॉगिन आईडी में जाएंगे, यहाँ पे अपना नंबर देंगे, CNIC नंबर, और जो आपको एपीआर की तरफ से पासवर्ड मिला होगा तो आपने वो वाला पासवर्ड एंटर कर देना और आपने लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एपीआर का पोर्टल जो RS पोर्टल है आपको इस तरह का नजर आ रहा होगा। नजर आ रहा है आपको? जी सर। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है? आपने आ जाना है किसके ऊपर? रजिस्ट्रेशन के ऊपर। जब आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा? इस तरह का एरिया नजर आएगा। यहां से आपने आ जाना है 181 के फॉर्म की मॉडिफिकेशन के ऊपर। जब आप इसको 181 के फॉर्म के मॉडिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपका टैक्स ईयर, अभी टैक्स ईयर कौन सा चल रहा है? 2025 चल रहा है। तो अब आपने इसको 2025 वाला टैक्स ईयर कलेक्ट करना है, तो आपने इसको ओके करने के बाद कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो कहेगा ये आपका ड्राफ्ट फॉर्म जो ना ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो आप क्या करेंगे? अपने ड्राफ्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा होगा? एक रजिस्ट्रेशन वाला टैब नजर आ रहा होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन वाले टैब के ऊपर जाएंगे, ड्राफ्ट में रजिस्ट्रेशन वाले टैब के ऊपर जाएंगे तो आपको 181 का फॉर्म यहाँ पे नजर आ रहा होगा। आपने इसके फॉर्म के ऊपर क्या करना है? यहाँ ये पेंसिल का साइन नजर आ रहा है, आपने इस पेंसिल के साइन के ऊपर क्लिक कर देना है, एडिट के बटन के ऊपर। जब आप एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको 181 का मॉडिफिकेशन का फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको अपने पास देखिए टैब्स नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टी का टैब है, पर्सनल टैब है, प्रॉपर्टी का टैब है, बिजनेस का टैब है, लिंक का टैब है, अटैचमेंट का टैब है और बैंक अकाउंट का टैब है। आपने क्या करना है? आपने अपने बिजनेस के टैब के ऊपर आ जाना है। यहाँ से कहाँ आ जाना है? बिजनेस के टैब के ऊपर। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि अभी आपने कहा था ना कि आप अपने पर्सनल ये मोबाइल नंबर आपने दे दिया या ईमेल दे दिया, आप बाद में इसको अपडेट करना चाहें तो आप यहाँ से इसको अपडेट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आपके मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी जो है एड्रेस वहां से अपडेट हो जाता है। आपने बिजनेस नेम ऐड करने के लिए किस टैब पे आ जाना है? बिजनेस टैब के ऊपर आ जाना है। जब आप बिजनेस टैब के ऊपर गए तो आपने क्या करना है? यहाँ पे आके आपने यहाँ पे आ जाना है इस बटन के ऊपर। किस बटन के ऊपर? जब आप इस बटन के ऊपर आएंगे तो आपको क्या कहेगा? ऐड न्यू बिजनेस नेम। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ऐड न्यू बिजनेस। आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे अपना बिजनेस नेम, जो भी आपने अपना बिजनेस नेम रखा होगा, आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। तो जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं अपना नाम बिजनेस नेम एंटर कर रहा हूँ, हसन एंड
कंपनी एडवोकेट। अच्छा, फिर वो मुझसे पूछेगा एडवोकेट्स एंड कॉर्पोरेट कंसल्टेंट्स। फिर आपको पूछेगा कि आपने ये बिजनेस किस दिन स्टार्ट किया, तो आपने उसकी एक्विजिशन डेट बता देनी है कि मैंने ये बिजनेस कब से स्टार्ट किया। तो मैं कहता हूँ कि मैंने अपना बिजनेस जो है ना 2 जून 2025 को स्टार्ट किया। अच्छा, फिर वो कहेगा कि आपने ये बिजनेस किस कैपेसिटी में, मैं जहाँ पे ऑनर हूँ। अच्छा, अब आपने ये दूसरा काम क्या करना है, यहाँ पे जाके आपने दूसरे बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्या कर देना है, ये डिटेल एंटर करने के बाद आपने किस बटन के ऊपर आना है, यहाँ पे आप अपने एक्टिविटी ऐड करनी है कि आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन सा बिजनेस ऐड कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस रन कर रहे होंगे। आप यहाँ पे ऐड एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, फिर वो आपसे पूछेगा कि आपने अपनी प्रिंसिपल एक्टिविटी रखनी है। आप हम प्रिंसिपल एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च के बटन के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ सर्च एक्टिविटी, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या होंगी, बहुत सारे पेजेस नजर आ रहे होंगे। टोटल 64 पेजेस हैं, तो जिनमें से आपको थोड़े से यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी सर्च कर लेना है कि आपने कौन सी एक्टिविटी करनी है। अच्छी बात तो ये होगी कि आप जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो एक्चुअली आपके साथ मैच कर रहे हैं। अगर वो आपसे एग्जैक्ट एक्चुअली मैच नहीं कर रही तो आपने जो नियरेस्ट होगी वो सेलेक्ट कर लेनी है। सपोज मैं एडवोकेट हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं लीगल सर्विसेज कर रहा हूँ। मैं लीगल के बटन के ऊपर यहाँ पे सर्च करूंगा तो मुझे वो लीगल सर्विसेज बता देगा कि आप लीगल सर्विसेज है। तो मैं लीगल एक्टिविटी को सर्च कर लूंगा कि ये मेरी सर्विसेज है। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये देखें बाकी वाले फील्ड जो है ना, सेक्शन, सब सेक्शन, ग्रुप, क्लासेज, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। फिर ये आप काम कब आपने करना स्टार्ट किया था, इसकी स्टार्ट डेट पूछेगा। तो मैंने 2 जून 2025 को कह रहा हूँ कि मैंने ये काम शुरू किया था, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। अच्छा, अब ये देखिए ये मेरी प्रिंसिपल एक्टिविटी ऐड हो गई है, ये मेरी प्रिंसिपल एक्टिविटी ऐड हो गई है। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे ओके करूंगा। जब मैं इसको ओके करूंगा तो ये मेरा नाम यहाँ पे अपीयर हो रहा होगा। अच्छा, अब मैं ना आपको क्या करना है, अपना बिजनेस एड्रेस देना है। इस बिजनेस नेम का मैंने क्या करना है, बिजनेस एड्रेस देना है। तो अब आपने किस बटन के ऊपर आ जाना है, इस बटन के ऊपर। यहाँ पे आप क्या ऐड कर रहे होंगे, बिजनेस एड्रेस। क्या कर रहे होंगे, बिजनेस एड्रेस ऐड कर रहे होंगे इसके थ्रू। अगर तो आपने अपना नया बिजनेस एड्रेस रखना है तो आप इसको बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे अगर आपको पहले में से अगर आप रखना चाहें तो मैं कहता हूँ कि मैं पहले में से अगर रखना चाहता हूँ तो मैं वो कर लूंगा। अदरवाइज मैं अगर नया एड्रेस ऐड करना चाहूँ तो मैं करूंगा ऐड अदर प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे उसी तरह बताऊंगा कि मेरा ऑफिस कौन सा है। ये मेरा ऑफिस कमर्शियल है, किसमें है जी, प्लाजे में है। प्लाजा, टोटल एरिया फिल करना मैंडेटरी नहीं है। ऑफिस नंबर मेरा क्या है, 123। कहाँ वाक़या है, ये मेरा गुल प्लाजा, बरकत मार्केट, न्यू गार्डन टाउन। फिर यहाँ से मैं सिटी के लिए क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा लाहौर। तो ये मैं लाहौर का जब लिख के यहाँ पे सर्च करूंगा तो ये मुझे लाहौर के वो बता देगा कि इसमें कौन कौन से टाउन आते हैं। जो मेरा रेलेवेंट टाउन होगा मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा। ये फॉल करता है आई थिंक गुलबर्ग में ना, तो मैं यहाँ से अपने रेलेवेंट टाउन सेलेक्ट कर लूंगा। अच्छा, वो आगे से बता देगा आप इस ऑफिस में कैसे रह रहे हैं। मैं कहूँगा मैं इस ऑफिस में टेनेंट के तौर पे रह रहा हूँ। जब मैं टेनेंट के तौर पे कह रहा हूँ तो फिर मैं यहाँ पे अपना पहले की तरह 1% शेयर बता दूंगा कि मैं इसमें 1% मेरा शेयर है, मैं टेनेंट के तौर पे रह रहा हूँ। और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, फिर ओके का बटन प्रेस कर देंगे। जब आप ओके का बटन प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो गिवन एड्रेस होगा यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा, नजर आ रहा है आपको ये। अब आपने क्या करना है, अपने बिजनेस नेम को, अपने बिजनेस नेम को इस बिजनेस नेम के साथ क्या करना है, एड्रेस करना है। तो आप क्या कर रहे होंगे, इसके ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे। अच्छा, जब आपने इसको ओके कर दिया तो अब आपने क्या करना है, जो आपने बिजनेस नेम ऐड किया आपने अपना कर्सर को उसके ऊपर ले जाना है। आपने कर्सर को उसके ऊपर जाके क्या करना है, क्लिक करना है।
जब आप अपने कर्सर को उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसका कलर क्या हो जाएगा, ये येलो कलर हो जाएगा। अच्छा, जब जैसा कलर येलो होगा तो नीचे वाले सेक्शन में आपको पहले कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही थी, अब आपको एक्टिविटी नजर आ रही होगी कि ये एक्टिविटी क्या है, कि लीगल एक्टिविटी, लीगल सर्विसेज दे रहा है। फिर आपको जो कमर्शियल उसका एड्रेस होगा वो उसके साथ लिंक किया हुआ नजर मिलेगा। ये आपको तब, दोनों चीजें आपको तब अपीयर होंगी जब आप अपने बिजनेस नेम के ऊपर कर्सर को जाके क्लिक करेंगे। उससे पहले ये दोनों चीजें आपको अपीयर नहीं हो रही होंगी। क्लियर? यस। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने अटैचमेंट वाले टैब के ऊपर आ जाना है। क्या करना है? अटैचमेंट वाले टैब के ऊपर आ जाना है। तो वो पूछेगा कि आपके अपने बिजनेस प्रीमिसेस में जहां आपका दफ्तर है उसका आप क्या करें, टेनेंसी एग्रीमेंट या उसके यूटिलिटी बिल जो 3 महीने से ज्यादा पुराने ना हो, आपने वो चीजें यहाँ पे क्या करनी है, अटैच करनी है। आप प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां आपने वो फाइल बना के रखी हुई होगी वहां से आप क्या कर लेंगे, उसको पिक कर लेंगे। जहां पे आपने वो फाइल बना के रखी हुई होगी आप उसको पिक कर लेंगे और उसको ओपन करके यहाँ पे अटैच कर लेंगे। ओके, तो ये आपकी अटैचमेंट हो जाएंगी। अच्छा, बाज़ बात क्या होता है कि बगैर अटैचमेंट से क्या हो रहा है, ये आपको सबमिट करने का ऑप्शन नहीं देता। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक पीडीएफ का ब्लैंक पीडीएफ भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं वक्ती तौर पे। फॉर द टाइम बिंग क्या कर सकते हैं, आप अटैचमेंट में ब्लैंक पीडीएफ की फाइल भी अटैच कर दें तो ये आपका एक जुगाड़ी तरीका है जो यहाँ पे आपके पास चल जाता है। अब आपने ये चीजें अटैचमेंट करके, ओरिजिनली आपको अच्छी बात हुई है कि आप अपना टेनेंसी एग्रीमेंट और बिजली का बिल ओरिजिनली अटैच करें। अगर आपके पास वक्ती तौर पे नहीं है तो फिर आप क्या करते हैं, फॉर द टाइम बिंग ये दोनों की जगह आप ब्लैंक पीडीएफ की फाइल पेज जो है ना वो अटैच कर दें। जब आप ये चीजें अटैच कर देंगे तो फिर आप क्या कर देंगे, सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्या कर देंगे, सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये आपकी चीजें कहाँ चली जाएंगी, अब आपकी चीजें कहाँ चली जाएंगी, अब आपकी चीजें ड्राफ्ट में से उठ के, अब आपकी चीजें ड्राफ्ट में से निकल के कहाँ चली जाएंगी, आउट बॉक्स में। अब आपने यहाँ से क्या कर देना है, थोड़ी देर के लिए क्या कर देना है, लॉग आउट कर देना है और फिर कोई 10-15 मिनट के बाद आपने दोबारा क्या करना है, लॉग इन करना है। क्या करना है, लॉग इन अगेन। जब आप लॉग इन के लिए अगेन करेंगे तो अब आपने जो कहाँ पे वापस आना है, अब आपने आना है कंप्लीटेड टास्क में। किस पर, कंप्लीटेड टास्क में। जब आप कंप्लीटेड टास्क में आएंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का क्या हुआ होगा, ऑर्डर नजर आ रहा होगा। नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, जी सर। तो आपने इसके जहाँ पे आई का बटन आ रहा होगा तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सॉरी, किधर गया, फॉर्म फ्रेश नहीं हुआ सर। हाँ, आपने किसके ऊपर क्लिक करना है, ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है। जब आपके पास ऑर्डर आ जाएगा तो आपने आखिर पे क्या होगा, आपको एट्रीब्यूट देगा। तो इसका मतलब ये होगा कि एट्रीब्यूट्स में लिखा हुआ होगा कि आपका नाम क्या हो चुका है, ग्रांटेड एंड एक्सेप्टेड। क्या हो चुका है, ग्रांटेड एंड एक्सेप्टेड। जब आप ग्रांटेड एंड एक्सेप्टेड में जाएंगे तो फिर आपने वहां पे वापस कहाँ जाना है, अब आपने वापस कहाँ जाना है, वापस आ जाना है ऑनलाइन वेरिफिकेशन में और वापस आ जाना है टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में। अपनी सर्च दे देनी है। जब आप इस दफा सर्च करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा होगा, आपके पास इस तरह का ही नजर आ रहा होगा, लेकिन उसकी दफा आपके पास क्या हो रहा होगा, ये देखिए नजर आ रहा है आपको। अब आपका नाम इस प्रोफाइल में क्या हुआ होगा, यहाँ पे आपका बिजनेस नेम क्या हुआ ऐड हुआ होगा। आपने जो एक्टिविटी वहां पे सिलेक्ट की होगी वो आपको यहाँ पे अपनी टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में अपीयर हो रही होगी। जो एड्रेस आपने दिया होगा वो यहाँ पे अपीयर हो रहा होगा। जो आपने प्रिंसिपल एक्टिविटी सिलेक्ट की होगी वो यहाँ पे अपीयर हो रहा होगा। तो इस तरह आपका नाम क्या हो जाएगा, आपकी आपके एनटीएन के ऊपर आपका बिजनेस नेम क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इस तरह जी। आपकी क्या बन जाएगी, सोल प्रोप्राइटरशिप एस्टैब्लिश हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या हो जाएगी,
एस्टैब्लिश हो जाएगी सर। एस्टैब्लिश हो जाएगी। आप अपनी टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में देखेंगे जाके, तो आपका बिजनेस नेम क्या होगा, यहाँ पे ऐड लिखा हुआ आएगा। इस तरह आपकी क्या हो जाएगी, सोल प्रोप्राइटरशिप एस्टैब्लिश हो जाएगी। जब आप बिजनेस नेम ऐड कर लेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, सोल प्रोप्राइटरशिप आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप क्या हो जाएगी, एस्टैब्लिश हो जाएगी। यहां तक ओके? यस सर। कोई क्वेश्चन है? जी सर फहीम। जी सर हमने बताइए। ना एक्टिविटी हमने सेलेक्ट किया ना, तो उसमें मैंने एक दफ़ा इसको चेक किया था, तो अगर हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करना ना, उसमें हमें कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, सॉल्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पे ना हमें एक्टिविटी ऐसी नहीं मिलती जहाँ पे वो सॉल्ट एक्सपोर्ट की एक्टिविटी आ रही हो, वहाँ पे जर्नल एक्टिविटी आ रही होती है। जी तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, तो इसको कैसे जो है ना वो आगे हम लोग लीगल जो है ना वो कर सकेंगे। अगर हम जेनेरिक सेलेक्ट करते हैं तो फिर वो बाकी इदारे कहते हैं कि जो है ना ये आपका तो साल्ट का बिजनेस ही नहीं है, ये तो आपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की हुई है। देखिए, उन्हें वहां पे जो एक्टिविटी आ रही है वो आपकी ना आइटम वाइज नहीं आ रही है, वो आपकी एक्टिविटी आ रही है कि आप बिजनेस कैसे कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज आ रही होंगी। तो देखिए वहां पे जो हमारे पास एक्टिविटीज होती है, आपने उन्हीं में से एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है। ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन है एफबीआर के पोर्टल में। अच्छा, दूसरा सर क्वेश्चन था, ये जिस तरह हम लोग पार्टनरशिप की बात करते हैं ना, उसका एक एक्ट है, इसी तरह कंपनी रजिस्ट्रेशन का भी एक्ट है। तो ये जो सोल प्रोप्राइटर की रजिस्ट्रेशन है, तो इसको अगर अकॉर्डिंग टू लॉ देखें तो इसका कोई रेफरेंस हमें मिलता है कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो किस लॉ के अंडर होती है सर? जी मैंने इसीलिए आपको ये किया कि आपको जो ये देखिए इसका क्या होता है, नो लीगल फॉर्मेलिटी। इसको कोई लॉ पर्टिकुलर लॉ डील नहीं करता, कोई लॉ नहीं है जो इसको पर्टिकुलरली डील करे, सर इसकी सर कोई लीगल लॉ नहीं है जो इसको डील कर रहा हूँ। ठीक है सर। जी ओके। ओके सर। जी मंसूर साहब, आपका क्वेश्चन हो गया? मंसूर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये एक आपने कहा कि आपने कंपनी नेम दिया हसन एंड को एंड एडवोकेट एंड कंसल्टेंट्स, तो अगर ये नेम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो फिर हम नेम चेंज करेंगे या क्या करेंगे उसके लिए? जी मैं आपसे ये अर्ज करने वाला था कि आपने ये देखें, ये अहमद नाम का सर्विसेज है ना, ये किसके, इस CNIT पे एंटर है ना। आपका नाम क्या था, फारूक? आपका नाम क्या था अभी? मंसूर। अच्छा मंसूर साहब, क्या करेंगे, अपने लॉगिन आईडी में एंटर हो और लॉगिन आईडी एंटर करके अपने नाम से ये नाम रख लें, तो एफबीआर आपको मना नहीं करेगा। आप अपने नाम में लॉगिन आईडी में एंटर होकर ये वाला बिजनेस नेम रखना चाहें तो एफबीआर आपको मना नहीं करेगा। ये इसका क्या है, डीमेरिट्स है। ओके, थैंक यू भाई। थैंक यू। जी आईफोन, आईफोन वाले भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम दानिश है। ठीक है। ओके। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इशू बहुत ज्यादा आजकल आ रहा है कि सेम नेम जो है वो मल्टीपल कंपनीज के आ रहे हैं ना, तो उसके अंदर ये है कि आपने बता दिया एक तो डीमेरिट है ये एफबीआर का, तो इसको आगे चल के ये हमारे लिए कितने प्रॉब्लम्स कॉज करेगा, इसको हम कैसे मतलब वो करेंगे? अभी जो बैंक के इश्यूज आते हैं कि जिस तरीके से दो तीन कंपनीज के अगर नाम सेम हो तो उनमें अक्सर बेशतर यही इशू आता है कि एक कंपनी का पैसा दूसरी कंपनी में बाय मिस्टेकन चले गया, उसके अंदर बैंक वालों की गलती हो गई या दूसरा जो लिखने वाला था उससे माइनर सी कोई मिस्टेक हो गई, तो उसकी वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं आजकल सामने ना। तो इसके अंदर क्या मतलब थोड़ा-सा बता सकते हैं कि इस सिलसिले के अंदर कोई ये मतलब एफबीआर ने कोई काम शुरू किया है या नहीं किया? बस ये है कि क्या कहते हैं आँखें बंद करके वही पुराना सिस्टम चलता आ रहा है जैसे वैसे ही चल रहा है इनका? जी अभी तक तो पुराने सिस्टम चलता आ रहा है इसी तरह, अभी तक। ठीक क्योंकि है। इसका और कोई रेगुलेटर नहीं है ना भाई। ठीक है, जी, कंपनी का तो आप सेम नेम नहीं रख सकते, पार्टनरशिप आप सेम नेम की रजिस्टर नहीं करवा सकते, ठीक है, उसके लिए एक जी, पीछे रेगुलेटर बैठा हुआ है, ठीक है। ठीक लेकिन है। इसका कोई रेगुलेटर नहीं है
और ये नेम यहाँ पे रजिस्टर, ठीक है, आपने अपना बिज़नेस को यहाँ पे रजिस्टर करवाने का ऑब्वियसली वो आपने पॉइंट खुद ही बता दिया हुआ है कि इसका पर्पस क्या होता है। आपको अपने बिज़नेस के नेम के ऊपर बैंक आपको चाहिए होता है, अकाउंट चाहिए होता है, ठीक है? जी जब जी आपने इस तरह सोल प्रोप्राइटर शिप जो है वो रजिस्टर कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपना लेटर हेड डिज़ाइन करवाएँगे, अपनी स्टैम्प बनवाएँगे, ठीक है? उसके ऊपर जाके आप एक रिक्विजिशन फाइल करेंगे बैंक के साथ कि भाई ये मेरा बिज़नेस रजिस्टर्ड है, मुझे अपने बिज़नेस का चाहिए बैंक अकाउंट, ठीक है? तो वो आपको बैंक अकाउंट खोल देंगे। लेकिन आपका पॉइंट जो था उसमें बेसिकली रेगुलेटर नहीं है, तो लिहाज़ा सोल प्रोप्राइटर कोई भी आपका सेम नाम को यूज़ कर सकता है। हाँ, उसमें चूँकि रेगुलेटर ही नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता उसका। अच्छा, उसमें कुछ नहीं, क्योंकि उसकी अगर हम ब्रांड रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाएँ उसके अंदर तो 3 साल ये ले लेते हैं। अब ब्रांड वो रजिस्ट्रेशन लेंथी में प्रोसेस है। हाँ, वो लेंथी प्रोसेस है उसमें तो है, लेकिन इसमें कोई भी नहीं है ना, तो बहरहाल ये क्या कहते हैं बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, ये कोई छोटा मसला तो नहीं है। जी जी, सर, बिल्कुल, ये प्रैक्टिकली ये ऐसे तो है। पेश आ रहे हैं, बिज़नेस कम्युनिटी को ये मसले इसी तरह पेश आ रहे हैं। और ये बात जो कई बार जो है ना बिज़नेस कम्युनिटी अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के फोरम पे भी इसको हाइलाइट कर चुके हैं। लेकिन अभी जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं वो इसके ऊपर कोई इफेक्टिव एक्शन लिए हुए नहीं है। अच्छा, एक माइनर सा एक लास्ट एक मेरा हुँ, छोटा हुँ। क्वेश्चन है, वो ये कि इज़ इट पॉसिबल कि मतलब बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सेम नाम, ठीक है, हुँ, और जो है ना सेम रजिस्ट्रेशन के साथ 2 अलग-अलग ज़िलों के अंदर रजिस्टर्ड हो जाए? मिसाल के तौर पे जिस तरीके से क्या कहते हैं मेरा नाम है दानिश हुसैन, ठीक है, और दानिश हुँ, के नाम से मैं एक रजिस्ट्रेशन डालूँ मलीर के एरिया के अंदर, ठीक है, ठीक है। और मैं अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड करवा लूँ मलीर में। और हुँ, सेम नाम से कंपनी मैं रजिस्टर्ड करवा लूँ जाके इंटीरियर सिंध के अंदर। इज़ हुँ। इट पॉसिबल? ये ये कंपनी बिल्कुल रजिस्ट्रेशन को कंपनी लॉ डील करता है, वो हाँ, इसका मैटर नहीं है। अब आपने मैं यहाँ पे यही बात कहने लगा करनी कि है आप इसको कंपनी ना बोलें, ये कंपनी कंपनी का नहीं बोले। है अब बेसिकली। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने एंटीन के ऊपर ही अपने बिज़नेस नेम ऐड करने होंगे। चाहे आप जी, अपने एक बिज़नेस ऐड एक इसी एंटीन के ऊपर चाहे आप 2 बिज़नेस ऐड कर लें, एक मरीज कैंट वाला कर लें और एक PCHS2 वाला कर लें। तो आप बिल्कुल ठीक कर है, सकते हैं, लेकिन आपका एंटीन यही रहेगा। सही है। ठीक है। आपका एंटीन ही रहेगा। आप यहाँ पे अपने बिज़नेस नेम चाहे 1 ऐड कर लें, 2 ऐड कर लें, 3 ऐड कर लें, 4 ऐड कर लें, 20 ऐड कर कोई लें, लिमिट आपको नहीं एफडीआई है मना उसकी। नहीं करेगा। कोई लिमिट अच्छा, नहीं। मतलब ये है कि एरिया के डिफरेंस है, या क्या कहते हैं उसको एड्रेस चेंज करके हम मल्टीपल बिज़नेस नेम ऐड कर जी, सकते हैं बिल्कुल। ना? आप क्या भले करेंगे, बिज़नेस नेम आपका सेम हो आपका, लेकिन एड्रेस चेंज हो तब भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी अलग जी, से। बिल्कुल आप हो जाएगी। आपका आप इवन एमए नाम एड्रेस भी तो सर्विसेज़ में सेम आप हो तो तब भी बिल्कुल हो सकता है। आप एक जगह पे बैठ के आप 2 बिज़नेस भी तो कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। उसमें आपकी एक्टिविटी फ़र्क होगी बस, ऑब्वियसली। नहीं सर, देखें बिज़नेस नेम की बात कर रहा हूँ कि सेम बिज़नेस नेम हो और एरिया अलग हो। लाइक ये कि क्या हुँ, कहते हैं उसको अगर मेरी बिल्कुल आप कर सकते हैं। आई जी, गॉट योर पॉइंट दानिश भाई, कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। जी, हज़रत बिलाल साहब। जी, बिलाल साहब प्लीज़ आप क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। ये सोल प्रोप्राइटर फर्म जो है अगर इसका ओनर फोर्थ हो जाए तो ये लीगल हायर हायर को ट्रांसफरेबल है या ये उसी के साथ खत्म हो जाता है? नहीं, नहीं, उनका लीगल हायर को ट्रांसफर हो जाता है। उसका जो भी वर्षे का पार्ट बनता है, जो उसका बिज़नेस होगा, उसके लीगल हायर को ट्रांसफर हो जाएगा। यही तो मैं कहता हूँ इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है ना। तो लीगल हायर्स को कैसे सेपरेट ट्रांसफर लीगल होगा एंटिटी ये? कांसेप्ट नहीं है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी कांसेप्ट नहीं है ना। तो इसलिए इनकी लीगल लायबिलिटी क्या हायर्स होगी, को इसकी अनलिमिटेड होती है। ओनरशिप कैसे ट्रांसफर हो जाएगी? उसका कोई तरीका कार है? जैसे वैसे बाहर रासत का इंतकाल होता है, इसी तरह इसके एसेट का इंतकाल हो जाएगा उसके वर्षा को बस। नहीं, मैं एसेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस फर्म की बात कर रहा हूँ। एसेट्स तो चलो हो जाएंगे, जो उसका प्रोसेस है। इस और प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करो, इसका टाइटल या इसका जो भी वो है, बिजनेस पोर्टफोलियो है, उसका कोई तरीका कार है कि वो उनके बच्चों को या जो भी लीगल हायर्स है यार उनको एक एक ट्रांसफर हो बंदा सके? फौत हो जाता है, उसका घर उसके बच्चों को कैसे ट्रांसफर होता है? देखिए, प्रॉपर्टी वगैरह तो प्रॉपर उस तरीके से हो जाएगी। ये फर्म, हाँ, ये नाम तो उसी शनाख्ती कार्ड के साथ नाम रजिस्टर्ड हुआ होता है ना। तो ये नाम एफबीआर में या वहां से कोई वो तरीका तो नहीं है कि उनके लीगल हायर्स के नाम पे हो सके? वो उनको न्यू सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म सेम नाम से रजिस्टर करानी पड़ेगी? भाई जब आप अपने वालिद साहब का जो भी बंदा वफात पा जाएगा, अल्लाह माफ करे, जो भी बंदा डिसीज्ड होगा उसके आप अपना बनाएंगे ना, उसका क्या कहते होते हैं यार वो, डेथ डेथ सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट सर। बताते हैं। डेथ सर्टिफिकेट में आप अपनी सारी प्रॉपर्टीज बताते हैं ना उसमें कि ये इसकी प्रॉपर्टीज है जिसको हमने क्या करना है, आगे डिवॉल्व करना है उसके लीगल हायर्स के ऊपर। तो वहां पे आप बताएंगे कि हमारी एक ये सो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी है जो कि आगे लीगल हायर में क्या होगा, डिवाइड होगा।
वो बाद में उनके अपनी प्रोफाइल के अंदर चला जाएगा। सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाते हैं ना, सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाते हैं ना नादरा से, हम्म, वहां पे आप अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं ना, तो उसमें ये वाला एसेट जी, भी डिक्लेयर किया जाएगा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। जी थैंक यू जी। रिजवान फारूक साहब, जी रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने अपने बिजनेस एंड दो इंटर किए हैं, बनाए हैं। एक है एबीसी के नाम से, एक है एक्सवाईजेड के नाम से। फॉर ठीक है। एग्जांपल एबीसी के ऊपर, फर्म के ऊपर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो क्या एक्सवाईजेड की इफेक्ट होगी या नहीं? आप इफेक्ट होंगे, एक्सवाईजी एक नाम है, बाकी आपका जो बिजनेस है ना आप एक्चुअली होंगे। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे क्या होती है, आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। आपका बिजनेस सेपरेट नहीं है आपसे, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ऑनरशिप से सेपरेट नहीं है, ठीक सर है? दो बिजनेस मुख्तलिफ के बिजनेस है, दो मुख्तलिफ नाम से बिल्कुल, बिजनेस है। बेशक बिजनेस आप का जो 5 नाम है कर ना, रहे हो भाई, इफेक्ट आप होंगे। बिल्कुल ठीक है। बिजनेस की सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो रजिस्ट्रेशन में हम बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन था, वो हम बैंक अकाउंट डिटेल इंटर करते हैं, जो उसको देना जरूरी नहीं है। देखिए, जब आप बिजनेस नेम ऐड कर रहे होंगे तब तो आपका अकाउंट नहीं खुला होगा ना। जब आप फॉर्म 21 का आपका अप्रूवल होगी, उसके बाद आपका नाम आपकी टैक्स पेयर प्रोफाइल में आ रहा होगा ना। तो सर वो ऑटोमेटिक आ जाता है जब बैंक एफबीआर से जब नहीं, डेटा लेती ऑटोमेटिक है, नहीं या आता। आपको लिंक करना पड़ता है। आप क्या करेंगे, अपना एनटीएन, अपने बिजनेस नेम ऐड करने के बाद जब आपका एनटीएन का 181 का फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, आप बैंक के पास जाएंगे, अपना अकाउंट खुलवा लेंगे, और उसके बाद दोबारा क्या करेंगे, आप 181 की मॉडिफिकेशन में आएंगे और अपना बिजनेस अकाउंट जो आपके बिजनेस नाम के ऊपर खुल गया होगा, वो आप यहाँ पे आपके दूसरे फॉर्म में जाके बता देंगे कि ये मेरा बिजनेस अकाउंट है इस बिजनेस नाम से। यानी तो आपको वो दोबारा देना जो है जरूरी 181 का फॉर्म सबमिट करना है। पड़ेगा। बैंक अकाउंट डिटेल देना लाजमी है या नहीं सर? जी देना अच्छी बात है, देना जरूरी है। नोटेड, थैंक यू। सर ये मेरा एक क्वेश्चन है। वैसे तो ये फ्यूचर के लिहाज से मैंने रखा था, लेकिन भाई ने किसी ने डिस्कशन की तो ये प्रॉब्लम अभी मैं फेस कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं डिस्कस करना चाहूंगा। लाइक ये कि हमारी मतलब ये कि मेरी एक पार्टनरशिप बेस्ड कंपनी है, ठीक है। वो है क्या कहते हैं उसको, उसका अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, उस कंपनी का कोई भी इशू आता है, लाइक कि जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी है और उसके जीएसटी के कोई इश्यूज आते हैं, ये क्लेम आता है, जिस तरह एफबीआर को अभी मतलब बहुत हाई एंड पे जाके सारे के सारे जो है ना मतलब राइट्स मिल गए, तो उसके अंदर उनको ये राइट भी मिला है कि वो मेरे अकाउंट फ्रीज कर दें, सब कुछ कर दें। तो वो सिर्फ पार्टनरशिप बेस्ड कंपनी जो है उसी को टारगेट करेंगे, या उसका इम्पैक्ट मेरे टोटल बिजनेस के ऊपर आएगा? क्योंकि मैं अभी एक रजिस्ट्रेशन नहीं फाइल करने जा रहा था, ये हम तो कल पढ़ेंगे अच्छा ये हम दानिश कल भाई। पढ़ें। जी ठीक हम है। कल पढ़ेंगे पार्टनरशिप अच्छा जो है ना, वो कल का क्योंकि टॉपिक है, तो कल आपका ये क्वेश्चन जो है वो रेलिवेंट होगा, हम जरूर इसको ठीक एड्रेस है। करेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, एक छोटी सी और फेवर कर दें कि जो जी ये जो कोर्स है हमारा, इसके जी जो जो टॉपिक्स हैं ना, जी काइंडली उसको अगर आप एक इसका जो मतलब रजिस्ट्रेशंस हुई हैं उसके ऊपर, यहाँ ये है कि अभी मुझे इसमें ग्रुप में शेयर कर दें कि हमारे कोर्सेज कौन कौन से, ताकि उससे रेलिवेंट जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनके क्वेश्चंस जो है ना हम लोग पहले से आपके लिख साथ लें। आपके जो भी रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने आपको कोर्स की आउटलाइन शेयर की होगी, उसके अंदर सारे कंटेंट, सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि हमने क्या-क्या चीजें कवर करनी है। बाकी देखिए आप मतलब उतना वो स्पेसिफिक भी ना हो इन अ सेंस कि हम अगर कोई आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट भी आपका क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? तो हम उसको भी एड्रेस करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है उसका एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है? जी मैकेनिज्म जी क्या होता है कि आप वो अगर आपका आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन आ रहा है, तो आप ये तो नहीं करेंगे कि वो आप मिड ऑफ द क्लास जो है वो आप कहें कि सर मुझे पहले ये बताएँ, ठीक है? उसका जी जी तरीकाकार ये होता है कि जब क्लास आपकी कंक्लूड हो गई है, क्वेश्चन आंसर सेशन में बाकी लोगों के जिनके रेलेवेंट क्वेश्चन थे उन्होंने कर लिए, आप सबसे यस एंड पे आप वो क्वेश्चन अपना कर लें, उसमें हम आपको एड्रेस करके जाएँगे। लेकिन अगर ये प्रैक्टिस ड्यूरिंग द क्लास होगी ना, तो फिर बाकी लोगों का हर्ज होता है भाई। यस नहीं नहीं वो सही कह रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे वो शीट मांगी ना कि क्या क्या आपके मामलात हैं, ताकि उनको हम पहले से वो राइट डाउन कर वो लें। आपके साथ अगर आउटलाइन शेयर नहीं हुई है, तो वो आउटलाइन आपके साथ जो है वो आपका रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर शेयर कर देगा। ठीक चलें है? ठीक है, मैं देख लेता हूँ, उसको चेक कर जी, लेता हूँ, ठीक है। चेक नहीं किया। जी जी, एचपी वाले भाई साहब आप बताइए। अनस भाई 1 मिनट वेट करें प्लीज़, आप माइक भी ओपन किया हुआ है। जी, एचपी वाले सर साहब, आपका जी नाम क्या है? रिजवान नाम है सर। जी, रिज़वान। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक भाई ने पूछा ना वो एनटीएन के हवाले से कि अगर पर्स करे कोई शख्स मतलब फौत हो जाता है तो उसका एनटीएन
तो सर मैंने तो सुना है कि एनटीएन मतलब उसकी फौजी के साथ ही वो खत्म हो जाता है। हाँ, Is it इसमें correct? प्रोफाइल में ऑप्शन भी होता है भाई, जी प्रोफाइल में ऑप्शन भी होता है, ठीक है। अच्छा हाँ, वो खत्म हो जाता है। एनटीएन के बारे में हम कहते भी यही है कि एनटीएन का तो सिनेरियो ये है कि आपने एक दफा बना लिया ना, तो फिर आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप उसमें से बच के निकले, अनलेस के आप डिक्लेयर करके पाकिस्तान से चले जाएं, आपकी रिटर्न फाइलिंग की एक्सेप्शन आपको मिल जाएगी, या फिर आप जो है वो ऊपर वाले माले पे चले जाएं। ठीक है सर। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप का हो तो बच्चों को मतलब उसकी ओनरशिप तो ट्रांसफर हो जाती है, जी लेकिन अगले से उन्होंने फिर नया एनटीएन अप्लाई हाँ, करना अपने अपने एनटीएन के अंदर जो है वो इसकी 181 की मॉडिफिकेशन कर लेंगे, ठीक, ठीक है सेम सर। बिजनेस थैंक है, यू। ठीक है। ओके जी। जी अनस साहब, आप प्लीज हैंड रेज का ऑप्शन यूज करें। जी अख्तर साहब, आप प्लीज क्वेश्चन करें, अख्तर साहब। सर ये जो पूछना ये था कि कुछ लोग जो है ना वो फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं या ऑनलाइन ई कॉमर्स ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं पाकिस्तान में ही बैठ के, तो जिनके ठीक है, पास कोई ऑफिस नहीं होता, घर से बैठ के ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो ठीक अब है, वो कर तो एक बिजनेस एक्टिविटी रहा, लेकिन ये है कि उसके लिए जो जगह यूज़ कर रहे हैं वो कमर्शियल नहीं है, वो घर का ही ठीक है, एड्रेस है, तो ठीक वो है। उनकी रजिस्ट्रेशन घर के एड्रेस पे हो जाएगी, इसमें पीआर होगा उसमें रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कोई बिल्कुल हो जाएगी। देखिए, जहाँ अगर वो थोड़ा बहुत एड्रेस का कंसर्न आता है ना, आप कोई ऐसा बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ठीक है, उस सूरत में कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो है वो आपका क्वेश्चन अराइज होता है, अदरवाइज नहीं होता। वो आप घर से बैठ रहे हैं तो आप अपने घर का एड्रेस लिख दें, कोई मसला नहीं, उसमें कोई कतगन नहीं है। थैंक यू। एक सर लास्ट सजेशन, अगर सर ये पिछली स्लाइड जो सर ने शेयर की थी वो हमें मिल जाए ताकि हम पिछली जाना चीज़ों को भी जी रिवाइज कर आपको लें। मिल जाएगी। और थैंक बताइए सर अख्तर साहब। कोशिश करिए भाई। जजाकल्ला, जजाकल्ला। जी अभी दानिश साहब, आपका स्टिल हैंड रेज है। अनस साहब, आप प्लीज क्वेश्चन करें, दानिश साहब की तरफ बाद में जाते हैं। जी अस्सलाम अनस साहब, वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि मैंने सोल प्रोप्राइटर अकाउंट खुलवाया हुआ है, जैसे मेरे पावरनिक ट्रेडर्स ऑफिशियल के नाम से, तो मैंने ठीक ये है, जो अकाउंट अपने आईआरएस फॉर्म पे सबमिट नहीं किया, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया है, तो कोई जी मसला तो नहीं होगा या सबमिट करवा लूँ, बेहतर है? वैसे इसको करवा लेना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है अगर वो आपका बिजनेस अकाउंट है तो उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस भी पास ऑन हो रही होंगी ना, ठीक है। बिल्कुल, वो बड़ी हो रही है, तो मुझे इसी बात से पूछना हाँ, था। तो अब वो देखिए वो आपका है, तो आप इस पॉइंट को समझें कि वो सोल प्रोप्राइटर है। सोल प्रोप्राइटर के केस में आपकी आइडेंटिटी सेपरेट नहीं होती बिजनेस की आइडेंटिटी इंडिविजुअल से, ठीक है। ठीक है तो जी। वो ऐसे ही कंसीडर किया जाएगा। आपके बाबा जो आपने नाम बताया मुझे, खैर मतलब जी वो बिजनेस एक्टिविटी आपके बाबा कर रहे हैं, ठीक है, वो उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन, वो बिजनेस के अकाउंट में नहीं है। आप समझे इस सिनेरियो को, ठीक है। तो कल को आपको उसके ऊपर जो है वो आप अकाउंटेबिलिटी हो सकती है अगर आप उन ट्रांजैक्शन को अकाउंट फॉर नहीं करते, ठीक है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। मैं जी सबमिट थैंक यू करवा अनस। दूँ, बेहतर ही है। हाँ, वो आप उसमें मेंशन कर दें। ठीक है। जी ठीक है दानिश साहब, चलो। जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन कीजिए अगेन। दानिश साहब, आपका क्वेश्चन हो गया? ओके, एनीवन एल्स जिसका कोई क्वेश्चन हो? जी हजरत बिलाल साहब। अच्छा जनाब, ये तीनों चीजें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये तीनों पढ़ने के बाद हमें ये बताएंगे कि कौन सा बेहतर रहता है, कौन सा सोल जी प्रोप्राइटरशिप। वो ये पॉइंट्स भी डिस्कस होंगे, ये ओके पॉइंट्स भी डिस्कस होंगे, ठीक है। ओके, ठीक, थैंक यू वेरी मच। जी कोई और क्वेश्चन है आमिर, या मैं एक बात करना चाहूंगा। जी प्लीज सर आप करें। अच्छा, अब आपने ये बिजनेस एस्टेब्लिश तो कर लिया, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को इसको डिलीट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अब आप बिजनेस एस्टेब्लिश करने के बाद क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट डिलीट भी भी कर कर सकते सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप अपने लॉगिन आईडी में जाएंगे और यहाँ आपको आपके जब आप लॉगिन आईडी में जाते हैं तो यहाँ पे आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है आपको? सर प्रोफाइल वो शेयर कर दें स्क्रीन। नजर आ रही है आपको स्क्रीन? जब आप अपनी लॉगिन आईडी में जाएंगे, यहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ नजर आ रहा है आपको? जी जी बिल्कुल सर। जी, नाम के साथ आपको जहाँ पे एक लॉग आउट का बटन आ रहा होगा, लॉग आउट बटन और नेम के दरमियान में आपको एक आइकन बना हुआ होगा। आपने उस जी आइकन के ऊपर क्लिक करना है और कहाँ आ जाना है, प्रोफाइल के प्रोफाइल। अंदर। जब आप प्रोफाइल में जाएंगे
तो आपने वापस कहाँ आ जाना है, आपकी ये प्रोफाइल नजर आ रही होगी, तो आपने कहाँ आ जाना है, बिजनेसेस के ऊपर। जब आप बिजनेस के ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह का टैब नजर आ रहा होगा, नजर आया आपको? जी सर। जब आप इसके ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे ना, ये डस्टबिन के ऊपर, जी डस्टबिन के ऊपर, तो यहाँ पे अब आपको जब क्लिक करेंगे तो आप उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है? जी सर। ये आपका बिजनेस नेम डिलीट होगा, आपका एनटीएन डिलीट नहीं होगा यहाँ से। मैं जी क्या जी कह जी, रहा हूँ? जो जब आपने आपको अपनी यहाँ से प्रोफाइल में बिजनेस ऐड किया था वो डिलीट हो जाएगा यहाँ से। हाँ, यहाँ से आपका बिजनेस प्रोफाइल में जो नाम आया होगा वो आपको यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ओके? जी थैंक यू सर। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम सेशन को रैप अप करते हैं और इंशाल्लाह आने वाले कल में आपसे मुलाकात होगी। जी दानिश साहब बताइए प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि हम बिजनेस को डिलीट कर सकते हैं, स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड है कि एक जी मिसाल है कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया 7वें महीने में, 8वें जी महीने में स्टार्ट किया और उसको मैंने वाइंड अप कर दिया। मतलब ये कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से 1 महीना पहले मैंने वाइंड अप कर दिया और उसके अंदर मैंने अच्छी ट्रांजैक्शंस भी की, सब कुछ किया। तो जब ठीक मैं है। अपना रिटर्न फाइल करने जाऊँगा तो वो तो बिज़नेस तो मैं डिलीट कर चुका हूँ, अपना बिज़नेस हम्म, बंद कर चुका हूँ और मैं उसके बैंक अकाउंट्स और एवरीथिंग वाइंड अप कर चुका हूँ। तो ठीक है। उसको मैं मतलब ये कि मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा या वो चैप्टर क्लोज हो जाएगा बस? देखिए, आपके रिटर्न में क्या होगा, आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस ही आ रही होती है ना। जी। आपने उस साल में जितनी आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस अर्न की होगी वो आपको टैक्स के लिए ऑफर कर देंगे, अगले साल आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं होगी। सिंपल। नहीं तो सर ये क्या कहते हैं उसको, जब मैं उसके मतलब ये कि स्टेटमेंट्स वगैरह सब कुछ वाइंड अप कर चुका हूँ और वो मैं सबमिट ही नहीं करवाऊँगा अपने ठीक रिटर्न है। के अंदर, तो ठीक देन? है। आप जब बिजनेस इनकम ऐड करते हैं ना, अगर आपने बिजनेस रजिस्टर नहीं किया हुआ, मैं आपको बताता हूँ। जब आप बिजनेस इनकम ऐड करते हैं लेकिन आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर बिजनेस इनकम अपना बिजनेस का नेम नहीं शो किया हुआ, ठीक है? ठीक है। तो आपको वो एज़ इट इज़ रिटर्न फाइल करने नहीं देता, अलाउ नहीं करता, ठीक है? वो फिर जी। आपको एंड पे जाके वो फिर वो कहेगा कि अच्छा एट्रिब्यूट्स बताओ भाई, ये बिजनेस हुँ, आप किस तरह का कर रहे थे, ठीक है? तो अटैचमेंट हुँ, में जाके आपने एट्रिब्यूट सिलेक्ट करनी होती है। आप वो हुँ। एट्रिब्यूट सिलेक्ट कर दें कि मेरा इस तरह का बिजनेस था, ठीक है? अगर आपने अपने एनटीएन में नहीं रजिस्टर किया हुआ तो इट्स ओके, वो आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। नहीं, नहीं सर देखें वो एनटीएन में रजिस्टर्ड तो था। मतलब 8वें बिल्कुल। महीने की पहली तारीख को रजिस्टर्ड किया, ठीक है? 5वें महीने की 31 तारीख को उसको हमने वाइंड अप कर दिया। इस मैं समझ गया। 10 महीने के अंदर हमने ट्रांज़ैक्शन भी की, 10 महीने जी, में हमने उससे जो है ना इनकम भी जनरेट की, हमने एवरीथिंग हर किस्म का काम किया, लेकिन जी, हमने 10 महीने के अंदर उसको वाइंड अप कर दिया। हो तो गया। जब 10 महीने में वाइंड अप किया, अकाउंट्स बंद हो गए, अकाउंट्स क्लोज़ हो गए, एनटीएन से डिलीट कर दिया। हमने बोला यार ये काम कर रहे थे, वाइंड अप हो गया, खत्म हो गया, है ना? ठीक ठीक है, है, और उसका एक भी रिटर्न हमने फाइल ही नहीं किया, मैं सिर्फ समझ जस्ट गया चीज़। बिज़नेस इन किया और आउट कर दिया। देन? ठीक है। नहीं, उसमें इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, ठीक है? आप वो बिज़नेस इनकम अपनी शो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है? ठीक है। लेकिन आपको टेक्निकली करना चाहिए। देखिए, जो भी मैं तो एक बहुत सिंपल वाले सिनेरियो की बात करता हूँ, चाहे वो सैलरीड वाला बंदा हो, कोई भी हो, ठीक है? जो इनकम आप कमा रहे हैं किसी एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है? और अगर वो आप शो नहीं करते और वो पाइल हुँ, अप तो है ना, आपके पास पड़ी तो है भई। आपने बैंक जी। अकाउंट क्लोज़ कर दिया तो अपने पर्सनल में ट्रांसफर की होगी या जी, कैश जी। में रखा होगा, ठीक जी, है? जी। अब उसके बाद ये है कि जो आप डिक्लेयर नहीं करते तो दैट इज़ समथिंग, वो आपकी ब्लैक मनी है, हुँ, ठीक है? फ्यूचर में आपके ऊपर उसके ऊपर आपको क्वेश्चन होता है। मैं कहता हूँ आपने वो बिज़नेस वाला अकाउंट से जो है ना अपने सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए, लेट्स से उसमें 10 मिलियन थे आपके, ठीक ठीक है। है? वो आपने अपने हुँ, पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। ठीक है? अब वो पर्सनल अकाउंट में तो आपके पास 10 मिलियन एडिशन हुई है ना, बिल्कुल हुई है। उसको आपने जस्टिफाई करना है, सही है। पूछा जा सकता है आपसे ना? बिल्कुल पूछा जा सकता है। आप तो अगर एक प सैलरीड वाले बंदे हैं, साथ में एक साइड बिज़नेस कर रहे थे, जो आप क्लोज़ भी कर चुके हैं 10 महीने में, हुँ, एक ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जी, जी। ठीक है? लेकिन वो जो 10 मिलियन आपके पास आए हैं, उसकी आपने जस्टिफिकेशन देनी है ना? सही है। ठीक है। टेक्निकली वो आपसे पूछ सकते हैं, टेक्निकली ठीक है? पूछ सकते हैं, अगर मैं पहले वाइंड अप कर देता हूँ, अगर मैं ना भी बताऊँ तो एफबीआर के पास ये रिपोर्टिंग मैं ये आपको प्रोसेस बताता नहीं है हूँ कि वो उसमें मुझे नहीं, वो उसमें नहीं, आपको नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ना, आप थोड़ा सिनेरियो को और डिफरेंट कर लें। आपने वो बिज़नेस से सारे पैसे निकाले, आपने उससे कोई प्रॉपर्टी ले ली, कुछ तो करेंगे ठीक ना है। मेरे भाई, कहीं तो वो पैसे बिल्कुल। जाएँगे, हाँ, कहीं न ठीक कहीं है? व्हाइट करने के लिए हाँ, तो कुछ करेंगे, अगर ब्लैक करना है हाँ, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप लेकिन हाँ, यूटिलाइज़ करके खत्म कर देंगे उनको। कोई इवेंचुअली एग्ज़ैक्टली, तो जब भी आप उससे कोई एक्टिविटी कर रहे होंगे, आपने कोई प्लॉट ले लिया कहीं पे, ठीक है? बैरिया सही में है। आपको एक अच्छा प्लॉट नज़र आया, आपने बुक करवा लिया।
तो वो सही है। प्लॉट की रजिस्ट्रेशन किस पे होनी है? CNIC पे होगी। एग्जैक्टली। वो कहते हैं कि आपके पर्सनल रिटर्न में तो इतनी इस्तात ही नहीं है आपकी कि आप जो है ना वो 1 करोड़ का प्लॉट लें मेरे भाई, तो ये बताएं 1 करोड़ रुपया कहाँ से आया? एग्जैक्टली। नाउ ठीक है। होप यू गॉट माय पॉइंट ब्रदर। या थैंक यू। थैंक यू। जी रिजवान फारूक साहब। सर हमने बिजनेस नेम डिलीट कर दिया है, तो क्या इसके साथ बैंक अकाउंट जिस कंपनी के नाम का है, जिस बिजनेस के नाम का है, तो वो भी जी अनएक्टिव हो जाएगा या नहीं? नहीं, ज़रूरी नहीं है। उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, वो आप उसको कंटिन्यू करना चाहें वो चलता रहेगा। ओके, नोटेड सर। थैंक यू। जी किसी और का क्वेश्चन हो? चलिए आज का सेशन होपफुली आप लोगों के लिए प्रोडक्टिव रहा होगा। कल हम जो है वो पार्टनरशिप की बात करेंगे, कंपनी को टच करेंगे। बाकी यहाँ पे एक हमारे दोस्त थे, वो ग़ालिबन अभी जा चुके हैं या हो सकता है मौजूद हों, शफ़ीक साहब जिन्होंने अपना इंट्रोडक्शन भी करवाया था। और शफ़ीक साहब ने पहले ही 5 मिनट के अंदर कहा कि ये क्लास तो बिज़नेस ओनर्स के लिए रखी गई थी, लेकिन ये तो बहुत बेसिक से शुरू हो रही है। तो मेरे भाई आप बाद में जब ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो ये मैसेज मेरा आपके लिए है या बाकी वो लोग भी जो इसके ऊपर सोच रहे हैं कि ये बहुत स्क्रैच से क्यों शुरू हुई है। हमारे पास ऑडियंस जो है वो मिक्स होती है। अब जहाँ पे सारे के सारे बिज़नेस ओनर्स नहीं बैठे हुए। कुछ लोग स्टार्टअप्स लेना चाह रहे होंगे, ठीक है, कुछ लोग इसको एज़ अ सर्विस लेना चाह रहे होंगे, जिन्होंने कल को एज़ अ सर्विस प्रोवाइडर भी बनना है, तो ज़ाहिर है उन्होंने जो उसका क्लाइंट आएगा उसको गाइड करना है ना कि क्या-क्या प्रोसेस है, ठीक है? तो वो उसको जब उन्होंने ज़ीरो से सर्विसेज़ देनी है, तो ये सारे स्टेप्स उनको आने चाहिए। हाँ, आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है उसके ऊपर भी हम आएँगे, उसको भी हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। टिल देन अगर आपको लगता है ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेसिक है, तो थोड़ा-सा टॉलरेंस का मुज़ाहिरा करें। हाँ जी। और क्या? यहाँ पे क्यों नहीं आ रही? हज़रत कल के सेशन में इंशाल्लाह मिलते हैं 9 बजे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह